पेपर में कोई डाउट है तुम लोग को? है कोई भी डाउट नहीं है? तुम्हें नहीं करना है ना? नहीं आ जाएगा सर, इसके बता दो बस। कल तक। एक भी डाउट नहीं है? कौन सा वेलोसिटी वाला? एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का रेशियो, वो तो बहुत ही क्या है? तुम लोग ना मेहनत कर रहे हो बट सेल्फ स्टडी कम कर रहे हो, इसलिए ऐसा हो रहा है तुम लोग के साथ, जबकि पेपर बहुत इजी था। क्या कर दिया? करके आंसर निकाल देगा, फिर भी गलत मैं भी इसमें क्या निकालना था? यू आई अपॉन ए आई, इनिशियल स्पीड, फाइंड द रेशियो ऑफ इनिशियल वेलोसिटी विद इनिशियल एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, अगर तुमको वेलोसिटी चाहिए तो क्या करोगे? डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, और टाइम कितना डालोगे? 0। इनिशियल का क्या मतलब होता है? टी बराबर 0। इनिशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? डी वी बाई डी टी, और टी बराबर 0, यही होगा ना? एक्स दिया हुआ है, तो बताओ यहां से तुम लोग v बराबर क्या हो जाएगा? डी एक्स अपॉन डी टी। अगर डी एक्स बाई डी टी करूंगा तो a क्या हो जाएगा? 0। बी टी का क्या हो जाएगा? सिंपली b, और इसका हो जाएगा 2c टी प्लस 3d स्क्वायर। t बराबर 0 पे ये सारा टर्म क्या हो जाएगा? 0। तो आंसर सिंपली क्या आ जाएगा? b। इसका वैल्यू आ गया b, ठीक है। अब एक्सेलरेशन के लिए क्या करना होगा? a बराबर डी वी अपॉन डी टी। अगर dv बाई डी टी करो, यही है ना वेलोसिटी, तो b क्या हो जाएगा? 0। 2ct का क्या हो जाएगा? 2c, और इसका क्या हो जाएगा? 6dt, और इसमें भी t बराबर 0 डालोगे तो सिंपली क्या बचेगा? 2c। इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, ऐसा डायरेक्ट आंसर आ जाता, b बाई 2c। अच्छा, एक स्टेयर केस वाला क्वेश्चन था, वो हो गया था। हम्म, हाँ, कांस्टेंट वेलोसिटी तो हाथ में आएगा, पढ़ाया तो था सूडो फोर्स। यहां से इसको थ्रो कर रहा हूं, ठीक है। इसका इसका जो लेंथ है वो है तुम्हारा 10 मीटर, और इसका है 20 मीटर। मीटर नहीं है, सेंटीमीटर है, ठीक है। ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। बोल क्या रहा है कि तुम इसको मिनिमम कितने स्पीड से फेंको? मिनिमम, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, मिनिमम कितने स्पीड से फेंको ये इसको क्लियर कर जाए। मैक्सिमम तो मैं कुछ भी फेंक दूं इनफाइनाइट स्पीड से क्लियर कर जाएगा, हमको कम से कम चाहिए। अब तुम सोचो कम से कम वाला कैसा केस बनेगा इस पे? ये और ये, यहां से एक बॉल को थ्रो कर रहे, ऐसे गिरना चाहिए। बताओ ये टोटल हाइट कितना हो जाएगा? 10 10 10 कितना हो जाएगा? 30, मतलब 0.3 मीटर, और ये 20 20 कितना हो जाएगा? 0.6 मीटर। समझ में आ रहा है? अब देखो ये यू, गिरने में समय कितना लगेगा? टी बराबर, फॉर्मूला कुछ याद आ रहा है? 2h अपॉन जी, बताया था मैं। या फिर इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो अगर तुमको नहीं याद आ रहा है तो। यहाँ पे x और y दोनों में मोशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ लिखो x, यहाँ लिखो y। पता x में वेलोसिटी कितना है? u, वही तो तुमको निकालना है। कौन सा? इनिशियल।
y में इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, x में एक्सेलरेशन कितना है 0, और y में एक्सेलरेशन कितना है, चलो नीचे को मैं प्लस ले लेता हूँ, ठीक है, और राइट साइड को प्लस ले लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा इसमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा और क्या दिया हुआ, x दिया हुआ, x कितना है 0.6 और y कितना है 0.3, तो क्या मैं यहां से टाइम निकाल सकता हूं, इन चारों के से टाइम निकलेगा और वही टाइम यहां भी सेम होगा। अब बताओ यहां पे टाइम कैसे निकलेगा, s बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, s कितना है 0.3, यू वाई कितना है 0 प्लस हाफ, यही इसलिए देखो यहां से डायरेक्ट कैसे फॉर्मूला निकाला था, फॉर्मूला ही देख लो, s को मैंने h दे दिया, ये 0 हो गया, 1/2 a बराबर g हो गया इंटू टी स्क्वायर, तो बताओ t बराबर क्या आ जाएगा √2h/g, इसलिए डायरेक्ट यूज कर रहा था मैं। अब 2h/g करो क्या हो जाएगा फॉर्मूला में 2 इंटू 0.3 इंटू 10, तो ये आएगा लमसम 6/100। चलो इसको फिलहाल √6/10 कर देता हूँ, कोई दिक्कत, टाइम निकल गया, मतलब सेम टाइम यहां पे भी होगा। क्या x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, नहीं, अगर नहीं तो वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है 0.6, टाइम कितना है √6/10, तो 10 कहां चला जाएगा ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा 6 डिवाइड बाई √6, आंसर क्या आएगा √6, कितना होता है √6 2.34 जो भी समथिंग आएगा, मान लो चलो 3 में डाल देता हूं 2.3, इतना कम से कम चाहिए, बट आंसर में क्या था 1 2 3 4, क्या सेलेक्ट करोगे 3, इससे कम में क्लियर कर पाएगा नहीं, इससे थोड़ा सा ज्यादा, इससे थोड़ा सा ज्यादा क्या हो जाएगा 3, उसमें लिखा हुआ था फाइंड द मिनिमम। अच्छा तुम लोग ये वाला पूछोगे, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, इट वेलोसिटी आफ्टर n सेकेंड इज v, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द लास्ट 2 सेकेंड, बिल्कुल मैच करेगा। s बराबर क्या होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सही है ना, बोल रहा है कि पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, u कितना हो जाएगा, बातें मत करो, ये कितना हो जाएगा 0, तो s बराबर क्या हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर, ये पहला डिस्टेंस। तुमसे क्या पूछ रहा है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द लास्ट 2 सेकेंड, ये तो t सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट हो गया, अब उसे t बराबर 2 सेकेंड पहले का निकालो, तो क्या हो जाएगा s t-2 पे क्या हो जाएगा 1/2 a, क्या लिखूंगा मैं t-2 का होल स्क्वायर, और इसी को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट सेकेंड, और वो कितना दिया है, अच्छा वही निकालना है, चलो एस एन, तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा 1/2 a टी स्क्वायर माइनस 1/2 a t-2 का होल स्क्वायर, क्लियर है यहां तक, और t की जगह पे क्या रख दोगे n, t की जगह पे n रखते हैं ना, यहां से कॉमन क्या आ जाएगा 1/2 a टी स्क्वायर माइनस t-2 का होल स्क्वायर, a माइनस बी के स्क्वायर पर कर दो, समझ में आ रहा है, a माइनस बी में क्या हो जाएगा 1/2 a, ये हो जाएगा t प्लस t-2 इंटू t प्लस 2, ये से ये कट जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा, सिंपली क्या बचेगा a 2t माइनस 2, क्या हो जाएगा a, अच्छा कॉमन क्या निकलेगा इसमें से 2 कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बचेगा 2a, और t की जगह पे n डाल दो n-1 आ गया। अच्छा तुम्हारे पास एक और चीज दिया हुआ वेलोसिटी इन टाइम t, तो v बराबर क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी क्या दिया हुआ है v, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा बताओ, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होगा, u कितना है 0, a और t का क्या रखा था मैंने n, तो वहां से हटा दूंगा, क्लियर है, ऑप्शन बी मैच करेगा इसमें ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हो गया। अच्छा फिर एक पोटेंशियल एनर्जी वाला क्वेश्चन था, वो तो बहुत इजी था, डिफरेंशिएट करके बस हो गया। उसके बाद एक एक्शन रिएक्शन निकालना था, कितना एंगल आ रहा था उसमें पाई 180 होगा ना,
अच्छा, एक क्वेश्चन था जो कि पिछले पेपर में भी तुम लोग को दिया था मैं, दो क्वेश्चन तो सेम ही था। ये ब्लॉक, इस पे फोर्स F लग रहा है, ठीक है, और ये लेंथ दिया हुआ L और ये हाइट दिया हुआ है H। तुमसे ये बोला जा रहा है कि ए ब्लॉक लाइंग ऑन क्या है, ए बॉडी ऑफ मास एम स्लोली पुल्ड, स्लोली ले जा रहा है, पता चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 0। स्लोली का क्या मतलब होता है, किसी चीज को तुम बहुत धीरे धीरे ले जा रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, अरे धीरे का मतलब स्पीड कितना, लगभग 0। तुम इसको आराम से धीरे 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 ले जा रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी कितना था, 0, क्योंकि स्पीड कितना है 0। यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी कितना होगा 0, क्योंकि स्पीड कितना है 0। स्लोली ले जा रहा हूं मैं। लगाओ वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या होता है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बताओ यहाँ पे कितने फोर्स हैं, बताओ कितने फोर्स हैं यहाँ पे, 2 नहीं 3 है। फ्रिक्शन नहीं है भाई, एक खुद का वेट हो गया mg, एक हो गया नॉर्मल और एक हो गया अप्लाइड फोर्स F। तो वर्क डन बाय ऑल में क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स बराबर क्या होना चाहिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा 0। अब बताओ वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी किधर लग रहा है नीचे mg, और ये जा कहां रहा है ऊपर, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा -mgh। फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, एंगल कितना हो जाएगा 180, तो क्या हो जाएगा फोर्स -mgh प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल कितना होगा 0। नॉर्मल किधर लग रहा है ऊपर, और हमेशा डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है उसके परपेंडिकुलर। तुमको ऐसा लग रहा होगा नॉर्मल में, तो देखो अगर मान लो ये यहां पे पहुंच गया तो यहां पे भी नॉर्मल इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो एनी टाइम नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल होगा 90, तो ये कितना हो जाएगा 0 प्लस वर्क डन बाय फोर्स जो कि तुमको निकालना है बराबर कितना हो जाएगा 0। तो अब बताओ यहां से वर्क डन बाय फोर्स कितना हो जाएगा, समझ में आया। अच्छा स्प्रिंग वाला एनर्जी U दिया हुआ था जब कितना था 20, हाँ तो डी आंसर सही है। अच्छा एक फोर्स दिया हुआ था वर्क डन निकालना था, फोर्स दिया हुआ था F बराबर में CX, फाइंड वर्क डन फ्रॉम x बराबर 0 टू x बराबर 1, क्या आया था CX बाय 2, सिंपली है CX dx 0 से x1, तो C बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x² बाय 2 हो गया, लिमिट डाल के सॉल्व कर दो। अच्छा फिर ये एक तुम्हारा ये क्वेश्चन बना था, ये लास्ट टाइम भी दिया था मैं, 2m, हाँ m, पहले क्या बोल रहा है कि 2m पे फोर्स लगाओ। जब तुम 2m पे फोर्स लगाओगे कुछ ऐसा लगेगा, कितना फोर्स लगाया F, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा a, मान लेता हूं एक्सेलरेशन कितना है a, तो बताओ a बराबर कितना हो जाएगा F बाई कितना होगा F बाई 3m। 3m क्यों करेंगे, क्योंकि ये फोर्स की वजह से ये दोनों ब्लॉक एक साथ चल रहा है, तो इन दोनों का मैं कंबाइन लूंगा, तो ऊपर में नॉर्मल है नीचे में वेट, तो कैंसिल हो जाएगा, जा किधर रहा है राइट में, तो राइट में नेट फोर्स कितना है F, तो F बराबर m a, m कितना है यहाँ पे 3, क्लियर है। बट तुमको निकालना क्या है, रेशियो ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इन दोनों के बीच में। तुम m का एक बार फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, m का, ये लो m, ठीक है, m का एक वेट लगेगा नीचे क्या mg, ऊपर क्या लगेगा नॉर्मल, और एक फोर्स लगेगा इधर, ये मान लो तुम N1, ये कौन लगा रहा है 2m, तुमको यही निकालना है। अच्छा इसका भी एक्सेलरेशन कितना है a, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन कितना है a, फोर्स इक्वेशन लिखो, तो F नेट कितना जाएगा n बराबर में m a, किधर लिखो मैं हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में नेट फोर्स कितना है 0, हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स बराबर क्या हो जाएगा F नेट बराबर क्या होता है m इंटू a, हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स क्या है N1 इंटू m a,
तो बताओ N1 m और a का वैल्यू कितना आया है F/3m। तो बताओ किस पे, किस, नहीं, तुम क्वेश्चन नहीं पढ़े हो। एक बार फोर्स उधर से लगा है, फिर अगली बार पलट के m पे लगाएंगे। पहले क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जब 2m पे फोर्स लगाएंगे, तो 2m पे फोर्स लगाने पे कुछ नॉर्मल रिएक्शन N1 आया। फिर सेम क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो सेम क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये 2m है और ये m है। अब फोर्स इधर से लग रहा है, तो अभी भी एक्सेलरेशन कितना होगा F/3m, और अब एक्सेलरेशन किधर होगा, लेफ्ट में। तो एक्सेलरेशन अभी भी क्या है F/3m। अब बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में अब रिएक्शन फोर्स लिखो। तो चलो अब यहां पर मैं किसका बनाऊंगा, 2m का बनाता हूं। 2m पे रिएक्शन फोर्स किधर लगेगा, इधर N2। ऊपर नीचे भी हमको ऊपर नीचे से कोई मतलब है नहीं, तो बताओ क्या लिखूंगा, N2 बराबर नेट फोर्स बराबर m इंटू ए। एम कितना है यहाँ पे 2m, और a कितना आया F/3। तो m से यहां भी कट जाएगा, तो ये आंसर क्या आया 2F/3। क्लियर है यहां तक। तुमको रेशियो निकालना था किसका, N1/N2 का। N1/N2 क्या हो जाएगा F/3 डिवाइड बाई 2F/3। सॉल्व करने के बाद कितना हो जाएगा 1:2। क्लियर है। तुमने पेपर दिया था, हाँ चल, बाकी बहुत इजी था ऐसा, मतलब तुम लोग को फिजिक्स में 50+ आना चाहिए था सबका मिनिमम। तुम्हारा ही है अभी तक तो, बट कोई और निकल जाए बीच में तो अच्छी बात है। अच्छा तुम लोगों ने फॉर्म भरा, नहीं हाँ, तुम एलिजिबल हो नहीं NSCJS के लिए, तुम तुम भी नहीं, कहाँ तो एलिजिबल है, क्यों क्या हो गया उसको, उससे नहीं हो रहा है। शिफ्ट हो गया तो आता नहीं, अब पता नहीं ऑनलाइन। तो तुम लोग सीनियर में कोई भर रहे हो, तुम भर रहे हो A, तुम P भर दो, ठीक है, हो सकता तुमको बाद में निराशा ही मिले, बट भर दो। नहीं नहीं भर दो, अच्छा रहेगा, तुम कर सकते हो थोड़ा, तुम लोग भी भर सकते हो, हाँ भर दो। अगर तुमको बायो में इंटरेस्ट है तो भर दो। तुम लोग मतलब अभी तक सोच ही रहे हो, एक एक पहले उससे पूछ लो। मैं हाँ ठीक है, देखो चलो एक चीज बताओ, तुम एक युद्ध लड़ने जा रहे हो जिसमें तुमको हारने का खौफ है ही नहीं, ठीक है, तुमको एक्सपीरियंस थोड़ा आएगा ना, मतलब एक एग्जामिनेशन टेम्परामेंट मिलेगा तुमको, हाँ दे दो, अगले साल का तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा तुम्हारा। कुछ भी नहीं, हाँ तुमने क्या सोचा है, अभी तक सोच रहे हो, 12 तारीख से पहले सोच लेना। हम्म, हाँ कोई एक ही भर सकते हो, तुम बी भर देना अगर तुमको इंटरेस्ट है तो बी में। नहीं लेकिन केमिस्ट्री तो पढ़ना ही है बेटा, हाँ लेकिन ठीक है अभी जिसमें तुमको इंटरेस्ट है वो भरो। चलो इसका तो ये समझ में आ रहा है, उसको तो हाँ केमिस्ट्री फिर तो तुम एग्जाम देने ही मत जाना और तुम क्या भर रहा है, नहीं नहीं बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बट हाँ जो अगर इस, जैसे कि तुम लोग को फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ा रहा हूँ मैं, काइनेमेटिक पढ़ाया, वर्क एनर्जी पढ़ाया, आज सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ग्रेविटेशन पढ़ाएंगे थोड़ा बहुत। तो जो जो टॉपिक मैंने पढ़ा चुका ना, तो उससे अगर क्वेश्चन आएगा तो तुम कर सकते हो, 80% चांस है तुम कर लोगे, क्योंकि तुमको मैं लगभग कंसेप्ट पढ़ा दिया हूँ। हाँ उसमें आएगा फिर वही मॉडर्न फिजिक्स, नहीं ऑप्टिक्स तो मैं ऐसे भी पढ़ाऊंगा तुम लोग को, और ऐसे भी पढ़ ही रहे हो ना, जो तुम लोग लाइट पढ़ते हो वही तो है ऑप्टिक्स। अच्छा मॉडर्न फिजिक्स आएगा जो तुम नहीं जान, रोटेशन पूरा आएगा, तो उससे शायद क्वेश्चन छूट जाए, ठीक है, फिर थर्मोडायनेमिक्स आता है, तो फिर भर सकते हो, भरना कुछ तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाता है। चलो हो गया। हम्म,
सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे ना हम लोग। नहीं, सर्कुलर मोशन पूरा हुआ नहीं था। तुमने लेक्चर देखकर आए हो तुम लोग? तुम यही एक डिसकंटिन्यूटी करके आते हो, आधा लेक्चर देख कर आते हो, आधा नहीं देख कर आते हो। देखो, सर्कुलर मोशन में हम लोग एंगुलर पोजीशन या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा के बारे में पढ़ लिए थे हम लोग। उसके बाद हमने पढ़ा था एंगुलर वेलोसिटी, जो कि होता है तुम्हारा ओमेगा बराबर क्या होता है डी थीटा बाई डी टी। इसका यूनिट क्या होता है रेडियन पर सेकेंड या फिर रेवोल्यूशन पर सेकेंड, और भी चीज हो सकता है इसमें। क्लियर है? उसके बाद हमने पढ़ा था एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से, वो होता है डी ओमेगा बाई डी ओमेगा बाई डी टी। इसका यूनिट होता है तुम्हारा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। आफ्टर दैट हमने इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन भी पढ़ा था। क्या होता है ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, फिर था तुम्हारा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, फिर थीटा बराबर क्या था तुम्हारा ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। यहां तक हम कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है। उसके बाद हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था v इक्वल टू ओमेगा आर। ठीक है, जिसमें v कौन सा स्पीड है लीनियर स्पीड, और ओमेगा कौन सा है एंगुलर स्पीड। ठीक है, और r रेडियस हो गया। यहां तक हम लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इससे आगे का कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हो गया ये? चलो, मान लो कि कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में है। ठीक है, सर्कुलर मोशन दो तरह का हो सकता है। जैसे तुम लोग जो मोशन पढ़ते हो, मोशन भी कितने तरह के होते हैं दो। एक होगा तुम्हारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और दूसरा होगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर यूनिफॉर्म मोशन का याद करो तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता था एक्सेलरेशन जीरो। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ही होता है कि स्पीड बराबर क्या होना चाहिए कांस्टेंट। यहां पे देखो स्पीड की बात नहीं, कायदे से यहां पे वेलोसिटी की बात होनी चाहिए कि वेलोसिटी क्या होना चाहिए कांस्टेंट लीनियर वाले में। बट सर्कुलर में कभी भी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि हर वक्त उसका डायरेक्शन चेंज होगा। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म में जो तुम्हारा स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं होगा, हमेशा स्पीड बढ़ेगा। क्लियर है? अब देखो कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, मान लो ये इसका वेलोसिटी है। क्लियर है यहां तक? अगर वो सर्कुलर मोशन में चल रहा है तो क्या उसका डायरेक्शन हमेशा बदल रहा है? तो डायरेक्शन बदलने के लिए भी एक एक्सेलरेशन चाहिए होगा, और वो एक्सेलरेशन किधर होना चाहिए सेंटर की ओर, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। ये एसी क्या होता है तुम्हारा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, और उस सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, या फिर क्या लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। कैसे? v को क्या लिख दूंगा मैं ओमेगा इंटू आर, और उसका स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर, तो आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, एक बात बताओ, ये जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है क्या ये स्पीड को बदल रहा है? नहीं, ये किसको बदल रहा है डायरेक्शन को। किसको बदल रहा है डायरेक्शन को। ठीक है, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो क्या उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा? बिल्कुल होगा। अगर वो सर्कुलर मोशन में है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, अब बताओ क्या कोई नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो क्या यहां पे भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा? होगा। बट नॉन यूनिफॉर्म में और क्या होगा? उसका स्पीड भी बदलेगा। ठीक है, अब तुम सोचो कि एक पार्टिकल है जिसका मुझे स्पीड बदलना है, वेलोसिटी इधर है, तो एक एक्सेलरेशन और चाहिए होगा। किधर होना चाहिए? चाहे तो वेलोसिटी के पैरेलल या फिर वेलोसिटी के एंटी पैरेलल। अगर मान लो कि एक एक्सेलरेशन इधर लगा दिया मैं, ठीक है, इसी लाइन पे टेंजेंशियल में ही, ये क्या करेगा? फिलहाल स्पीड को बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा? जिधर वेलोसिटी उधर ही एक्सेलरेशन। तो ये वाला एक्सेलरेशन क्या कर रहा है? स्पीड को बढ़ा रहा है। और ये वाला एक्सेलरेशन क्या कर रहा है? डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। क्लियर है? क्या ये वाला एक्सेलरेशन टेंजेंट के लॉन्ग है? तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। डिनोट करते हैं एटी से, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्लियर है यहां तक? इस एटी का फॉर्मूला होता है, एटी बराबर होता है अल्फा इंटू आर। एटी का क्या फॉर्मूला होता है? अल्फा इंटू आर। जैसे वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? ओमेगा इंटू आर। समझ में आ रहा है? वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? ओमेगा इंटू आर। तो एटी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? अल्फा इंटू आर। क्लियर है? अब तुम बताओ मुझे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या एटी होगा? होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्म का क्या मतलब हुआ? स्पीड क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। एटी का काम क्या है? स्पीड को बढ़ाना। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अल्फा क्या होगा फिर? बताओ, अल्फा क्या होगा? जीरो। देखो उस इक्वेशन से, अगर एटी जीरो है तो एटी जीरो मतलब अल्फा इंटू आर जीरो होना चाहिए, बट आर जीरो होगा नहीं, तो फिर जीरो क्या होगा? अल्फा। इसका मतलब कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा क्या होगा? कांस्टेंट। क्योंकि देखो अल्फा बराबर होता क्या है? डी ओमेगा बाई डी टी, और अल्फा जीरो है। किसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है? कांस्टेंट का। इसका मतलब ओमेगा क्या होगा? कांस्टेंट। क्लियर है? बट यहां पे आओ, क्या यहां पे ओमेगा कांस्टेंट होगा? नहीं, ओमेगा कांस्टेंट होगा ही नहीं। क्लियर है यहां तक? तो अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तुमसे कोई नेट एक्सेलरेशन पूछे तो बताओ नेट एक्सेलरेशन कितना होगा? नेट एक्सेलरेशन बताओ। बट एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है तो तुम सिंपली तो ऐड कर नहीं सकते हो, तो रिजल्टेंट बताओ कितना होगा? कितना हो जाएगा बताओ फटाफट? एटी का होल स्क्वायर प्लस एसी का होल स्क्वायर। देखो ये वाला कौन सा एक्सेलरेशन? ए सी। ये वाला कौन सा एक्सेलरेशन? ए टी। दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90। तो रिजल्टेंट कहां से पास करेगा? कहीं यहां होगा, ऐसे पास करेगा ना। ये ए है, ये ए भी नहीं, ए नेट है। तो बताओ नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ए बराबर रूट अंडर ए सी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर। अब तुम सोच रहे हो ये कैसे आ गया? जब भी दो वेक्टर 90 डिग्री पे हो तो उसका रिजल्टेंट सिंपली यही कर देते हैं हम लोग। अब क्या होता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। कॉस थीटा वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि यहाँ ए टी और ए सी के बीच में एंगल कितना है? 90। क्लियर है यहां तक? तो अब बताओ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नेट एक्सेलरेशन सेंटर की ओर होगा? होगा? इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या नेट एक्सेलरेशन सेंटर की ओर होगा? नहीं, कहीं और हो रहा है वो। क्लियर है? क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नेट एक्सेलरेशन सेंटर की ओर होगा? होगा ना? अच्छा वर्कशीट मिला है तुम लोग को? नहीं मिला है? लास्ट टाइम मैं भेजा था ना ग्रुप में, तो लोग को प्रिंट नहीं मिला है सर्कुलर मोशन का? ग्रुप पे तो भेजा था। चलो एक क्वेश्चन है उसमें से मैं ही बताता, रुको।
चलो एक काम करो, क्वेश्चन मैं तुमको लिख बताता हूँ, बताना तुम लोग आंसर, ठीक है। एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन में चल रहा है, बट वो सर्कुलर मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म, मतलब यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। बट उसका जो स्पीड है ना वो डिक्रीज कर रहा है। स्पीड कैसा कर रहा है, डिक्रीज। और उसका जो मोशन है वो है तुम्हारा क्लॉकवाइज। कैसा है, क्लॉक, कैसे घूम रहा है, ऐसे, ठीक है। तो जो तुम्हारा नेट एक्सेलरेशन होगा, नेट एक्सेलरेशन किधर की ओर पॉइंट करेगा, चार ऑप्शन बता रहा हूं, बताना तुम लोग। ए, बी, सी, डी। इधर, 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 या फिर इधर। चलो ये बात भी सही है तुम्हारा। चलो इस पॉइंट पे आ जाओ, ए पे। अच्छा, अगर तुम ये सब डाउट पूछ रहे हो इसका मतलब तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो रहा है। कौन सा ऑप्शन होगा बताओ। क्वेश्चन पढ़ लो, स्पीड घट रहा है। हाँ, क्या आंसर होगा, सी। तुमको नहीं आ रहा समझ में, देखो क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, ऐसे। चलो इधर देखो, क्लॉकवाइज घूम रहा है, इस पॉइंट पे आ जाओ। अगर सर्कुलर मोशन में है तो एक एक्सेलरेशन तो फिलहाल एकदम फिक्स होगा, किधर, सेंटर की ओर। कौन सा, सेंट्रीपिटल। और बताओ ये फिलहाल चल किधर रहा है, ये इसका क्या है, वेलोसिटी। ये क्या है इसका, वेलोसिटी। और ये इसका ए इंटू सी, ए सी हो गया। मैंने क्या बोला, स्पीड घट रहा है। स्पीड घटने के लिए क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन वेलोसिटी के उल्टा डायरेक्शन में। अगर तुम उल्टा डायरेक्शन में बताओ तो इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किधर होगा, नीचे की ओर। ये क्या हो जाएगा, ए टी। ये हो गया सेंट्रीपिटल, ये हो गया टेंजेंशियल। तो दोनों का समेशन किधर होगा, इधर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, लॉजिकल है, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है। समझ में आया यहां तक, कोई डाउट है तो बताओ। हो गया, कर लोगे ये सब। हेडिंग डालो, लिखो। सर्कुलर टर्निंग, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है। पता चलेगा, पहले ये तो पढ़ो। ये नहीं आएगा तो रोटेशन तो हो ही नहीं पाएगा। क्यों, अगले में टेस्ट अच्छे करोगे तुम। हाँ इधर देखो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में चल रहा है तो चलने के लिए एक फोर्स हमको चाहिए सेंटर की ओर। और वो फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अच्छा एक चीज, इससे पहले एक चीज और पढ़ लो। हेडिंग डालो, लिखो। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा, एक होता है सेंट्रीपिटल और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल। तो मैक्सिमम लोगों को यह कंफ्यूजन होता है कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ना एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, जो कि ऐसा नहीं है, ठीक है। दोनों एक ही ऑब्जेक्ट पे लगता है, और एक्शन रिएक्शन पेयर एक ऑब्जेक्ट पे हमेशा नहीं लग सकता। अब मैं तुमको बताता हूं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जरूरत कहां से पड़ गई, सोचता हूं। देखो समझो कि एक लिफ्ट है तुम्हारे पास, ठीक है, बहुत लॉजिकल है। और ऐसा समझो कि ये लिफ्ट ना रोटेट कर रहा है, ऐसे समझो। और ये ऐसे रोटेट कर रहा है, समझ में आ रहा है। मतलब एक बॉक्स है और बॉक्स ऐसे ऐसे घूम रहा है, मतलब ऐसा समझो ये बॉक्स हो गया और ये मस्त ऐसे ऐसे घूम रहा है चारों तरफ, ठीक है, ऐसे कंटिन्यू।
इसके सरफेस पे एक बॉक्स रख दिया मैं यहां पे, क्लियर है? और ये कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, ओमेगा कांस्टेंट है यहां पे, और सरफेस में फ्रिक्शन है, क्लियर है? अब मैंने इस ब्लॉक पे फोर्स देखना चाहता हूं कि क्या क्या है, और ये भी मान लो कि फिलहाल ये जो ब्लॉक है ना रेस्ट पे है, किस पे? रेस्ट पे। अगर रेस्ट पे है तो इस पर नेट फोर्स कितना होगा? 0 होगा। अब देखो इसको देखने का 2 तरीका है। एक बार मैं इसको ग्राउंड से ऑब्जर्व करता हूं। ग्राउंड मतलब कैसा फ्रेम बताओ? इनर्शियल फ्रेम से, ठीक है? अगर मैं ग्राउंड से देखूंगा तो मुझे क्या लगेगा कि अगर ये घूम रहा है तो घूम रहा, तो ये भी, ये बॉक्स कैसे पाथ में घूमेगा? सर्कुलर पाथ में घूमेगा ना, सर्कुलर पाथ में। तो अगर मैं इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, ये ब्लॉक है, अगर इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो क्या क्या बनेगा? एक इसका नीचे में वेट और एक ऊपर में नॉर्मल, ये दोनों क्या हो जाएगा? बैलेंस। और साथ में क्या हो रहा है कि ये बॉक्स ऐसे और ऐसे से घूम रहा है, तो इसका मतलब एक सेंटर की ओर फोर्स लगेगा, कौन सा? सेंट्रीपिटल। कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल, एफ सी। बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? एम इंटू ए सी। क्या हो जाएगा? एम, और ए सी का क्या फॉर्मूला बताया था? ओमेगा स्क्वायर आर। तो इसका मतलब एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कितना होगा? एम ओमेगा स्क्वायर आर, या फिर एम वी स्क्वायर बाई आर, यही होगा ना? मैंने बोला कि ये ब्लॉक रेस्ट में है, क्या फिलहाल ये रेस्ट में है? नहीं, फिलहाल ये किधर आ जाएगा? सेंटर की ओर। बट ये फिलहाल मैं बोला कि रेस्ट में है, इसका मतलब क्या कि इस पे एक फोर्स इधर भी लग रहा है, और वो फोर्स कौन सा होगा? फ्रिक्शन, क्योंकि मैंने बोला इसमें फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये रेस्ट पे नहीं रुकता, ठीक है? तो अब बताओ अगर ये ब्लॉक रेस्ट पे तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा? एफ आर बराबर म्यू, अच्छा सॉरी, रेस्ट पे तो क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन बराबर सेंट्रीपिटल फोर्स। अरे इधर उधर मोशन नहीं हो रहा, ऊपर नीचे भी मोशन नहीं हो रहा, डब्ल्यू किसको बैलेंस करेगा? नॉर्मल को। और सेंट्रीपिटल फोर्स किसको बैलेंस करेगा? फ्रिक्शन को। तो बताओ फ्रिक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा? एम ओमेगा स्क्वायर आर, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स भी वही है। समझ में आया? तो हमने यहां से देखा कि सेंट्रीपिटल फोर्स है यहां पे एम ओमेगा स्क्वायर, और फ्रिक्शन भी निकाल लिया। अभी तक ये सारा मोशन मैं कहां से ऑब्जर्व कर रहा था? ग्राउंड फ्रेम से। अगर मैं खुद, अब ऐसा समझो, चलो इधर देखो, अब सेम ब्लॉक को मैं क्या कर रहा हूं कि मैं एक ऑब्जर्वर बन के इस पे बैठ गया, तो अभी भी मेरे लिए ब्लॉक कहां है? रेस्ट पे। बट अब बताओ मैं भी रेस्ट पे, ब्लॉक भी रेस्ट पे, क्या सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा? बताओ। अच्छा यहां पे देखो एक चीज मिस्टेक हुआ है, तुमने भी ध्यान नहीं दिया। देखो क्या मिस्टेक हुआ, मैं बता रहा हूं। अगर एक सर्कल में घूम रहा है तो सर्कल में घूमने के लिए एक फोर्स चाहिए होता है, मैंने उसको डायरेक्ट दिखा दिया था। जैसे एक बात बताओ कि कोई भी चीज सर्कल में घूम रहा है तो सर्कल में घूमने के लिए एक फोर्स चाहिए होगा ना, और वो फोर्स कौन सा होता है? एम ओमेगा स्क्वायर आर, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये चाहिए तो ये देने वाला कोई होगा, और यहां पे देने वाला कौन होगा? फ्रिक्शन। तो यहां पे फ्रिक्शन राइट नहीं लगे, किधर लगेगा? लेफ्ट में। ये है फ्रिक्शन, एफ आर। क्यों होगा बताओ? मैंने क्या बोला था याद करो। अगर मान लो इधर देखो कि एक थ्रेड को बांध के ऐसे मैं घुमा रहा हूं, क्लियर है? ऐसे से घुमा रहा हूं मैं इसको, तो ये घूम किधर रहा है? सेंटर की ओर घूम रहा है, घूम रहा है ना? तो हमारा नेट फोर्स किधर होना चाहिए? सेंटर की ओर। एफ
नेट बराबर क्या होना चाहिए, m इंटू ए, और ये किधर होना चाहिए, सेंटर की ओर। तो बताओ यहाँ पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नीचे में mg और ऊपर में t, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, t माइनस एम जी, और ये किसके बराबर होना चाहिए, m इंटू ए सी। समझ में आ रहा है ये बात। सेम चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है मेरे लिए बाहर से, तो नेट फोर्स होना किधर चाहिए, सेंटर की ओर होना चाहिए, और वो देगा कौन, फ्रिक्शन, तो इसलिए फ्रिक्शन यहाँ पे किधर होगा, लेफ्ट में। अब लगाओ न्यूटन का सेकंड लॉ, तो एफ नेट बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू ए, और यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, ए सी। तो बताओ यहाँ पे नेट फोर्स क्या है, फ्रिक्शन बराबर में m ओमेगा स्क्वायर आर, आएगा वही बट डायरेक्शन उल्टा था यहाँ पे। क्लियर है। अब तुम सेम चीज यहां समझो, अगर मैं यहां पे बैठ गया इस पे ऑब्जर्वर बनकर, तो मेरे लिए किस में हो गया, ये रेस्ट में, क्या अब सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, नहीं, क्योंकि तो मैं बैठ गया। अगर मैं इस पे बैठ के देख रहा हूं तो मेरे लिए तो ये रेस्ट पे है, तो क्या ये सर्कल में घूम रहा है मेरे लिए, नहीं, तो क्या इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, नहीं। तो अब तुम अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो एक तो ऊपर नॉर्मल, नीचे वेट, और इधर क्या लग रहा था, फ्रिक्शन, इधर क्या हो गया, फ्रिक्शन, नॉर्मल और वेट। अगर कायदे से देखा जाए तो नेट फोर्स किधर है, लेफ्ट में, तो ये तो मुझे इधर लेफ्ट में आते हुए दिखेगा, बट क्या ये ऐसा दिखेगा, नहीं। तो इसका मतलब कोई तो है जो इसको बैलेंस कर रहा है, और किधर होगा, राइट की ओर, और वो फोर्स कौन सा होगा, सूडो फोर्स। याद आ रहा है, ये कौन सा फ्रेम है, नॉन इनर्शियल, और नॉन इनर्शियल में अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाते हैं, सूडो फोर्स, और उसी सूडो फोर्स का नाम है यहां पे क्या है, सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्रीफ्यूगल एक सूडो फोर्स है, किस में आता है, जब कोई भी हमारा फ्रेम रोटेट कर रहा हो ना, तो अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल एक्शन रिएक्शन नहीं है, सेंट्रीफ्यूगल क्या है, एक सूडो फोर्स। क्लियर है, समझ में आ रहा है यहां तक ही। बताओ इसमें कोई डाउट है तो बताओ, फिर से एक बार समझा दूंगा मैं, कि यही नहीं समझ में आ रहा कि क्या डाउट है, हैं? ये नहीं समझ में आ रहा है ना। अच्छा याद करो, जब एक ये ब्लॉक आगे चलता था ए एक्सेलरेशन से, इस पे एक ब्लॉक रखा था, इस पे पीछे क्या लगता था, सूडो फोर्स, क्या, m इंटू ए, तो उसी तरह से ऐसे घूम रहा है ना, ये नॉन इनर्स। अच्छा बता, ये घूम रहा है तो इसमें एक एक्सेलरेशन है, किधर, सेंटर की ओर। तो उस ब्लॉक पे कोई भी उस पाथ में रहे, अगर कोई भी चीज ऐसा सेंटर सर्कल में घूम रहा है, तो एक एक्सेलरेशन आ रहा है हमेशा सेंटर की ओर। तो अगर मैं उसी घूमने वाले पे बैठ गया तो मैं नॉन इनर्शियल में हो गया, तो इसका मतलब एक सूडो फोर्स लगना चाहिए उस एक्सेलरेशन के पीछे। एक्सेलरेशन किधर था, सेंटर की ओर, तो सूडो किधर लगेगा, उसके पीछे, सेंटर से दूर, और उसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल। क्लियर है। तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल एक्शन रिएक्शन नहीं है, इस बात को दिमाग में डाल लेना। क्लियर है। सेंट्रीफ्यूगल एक बेसिकली एक सूडो फोर्स है, रोटेटिंग फ्रेम में लगता है। क्लियर है, समझ में आ गया यहां तक। चलो आज टर्निंग रोड में, अच्छा सोचो कि तुम लोग ऐसे फ्लैट सरफेस पे चल रहे हो, ठीक है, मस्त कोई ऐसे रोड पे चल रहा है, ऐसा समझो कोई ऐसे रोड पे चल रहा है, आगे की ओर ऐसे स्लो स्पीड में जा रहा है, ठीक है। अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो नीचे क्या लगेगा, m इंटू जी, और ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल, ठीक है। अच्छा सोचो कि हम लोग चलते कैसे हैं, ऐसे रगड़ के पैर चलते हैं, एक पैर यहाँ रखा, फिर ऐसे उठाया, फिर ऐसे उठाया, ऐसे चल रहा हो ना, यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक या स्टैटिक। अगर कोई ऐसे चल रहा है तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक, क्योंकि वो रिलेटिव मोशन वहां पे हो रहा है। बट कोई ऐसे क्या, मैं हल्का सा कोशिश कर रहा हूं आगे चलने का, तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक, काइनेटिक नहीं लग रहा है ना। अच्छा किधर लगेगा, फिलहाल के लिए मान लो अगर मैं आगे जा रहा हूं तो किधर लगेगा, पीछे, ऐसा लगेगा, ठीक है, ये आगे लगेगा। तुम क्यों चल पा रहे हो, तुमको, अच्छा एक बात बताओ, इसको पूरा स्मूथ कर दूं मैं, चल पाओगे, नहीं। और तुम आगे जा रहे हो, इसका मतलब फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे। तुम जब इस रोड पे चल रहे हो ना, तो तुमको चलने में हेल्प कौन कर रहा है,
फ्रिक्शन। होता क्या देखो, जैसे बता रहा हूं, जैसे मान लो मैं ऐसे खड़ा हूं फिलहाल, नॉर्मल ऊपर और वेट नीचे। जैसे ही मैं चलने की कोशिश किया तो मैं इस पैर से जमीन को किधर पुश करूंगा, पीछे की ओर। ठीक है, तो जमीन मुझ पर किधर पुश करेगा, आगे की ओर। समझ में आ रहा है? तो उसी वजह से हम आगे चल रहे हैं। बट अब सोचो कि अगर मैं यहां पे ऐसे चल रहा हूं, बट चलते चलते मुझे अब सर्कल में घूमना है ऐसे। ठीक है, अगर मैं सर्कल में घूमना चाहूं, ये ब्लॉक कोई इंसान ऐसे खड़ा है यहां पे, और उसको किधर घूमना है, ऐसे सर्कल में। चलो मान लो इसको ऐसे सर्कल में चलना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे तुम लोग बाइक लेकर चल रहे हो रोड पे, हॉरिजॉन्टल रोड पे, और उसको तुमको ऐसे सर्कल में घुमाना है। क्लियर है? मान लो जहां घुमा रहे हो ये सेंटर है सी। अब तुम सब जानते हो कि सर्कल में घूमने के लिए एक फोर्स चाहिए होगा, और वो फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब तुम सोचो कि अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये ऐसे चलते चलते ऐसे घूम रहा है। ठीक, ऐसे घूम रहा है। समझ में आ रहा है? इधर से ऐसे घूम रहा है। अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं इस ब्लॉक का, तो इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा? नीचे में क्या है, mg, ऊपर में क्या है, नॉर्मल। इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। ये क्या हो जाएगा, m इंटू जी, और ये हो जाएगा नॉर्मल। ठीक है, यहां तक ऐसे चल रहा है ये, ऐसे ऐसे। क्लियर है? अब बताओ, ये सर्कुलर पाथ में है ना, तो सर्कुलर पाथ में एक फोर्स चाहिए, तब तो घूम पाएगा। बट नॉर्मल तो ऊपर है और mg तो नीचे है, तो फिर इधर सेंटर की ओर कौन होगा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक मसीहा है, जहां जरूरत है वहां लग जाएगा। अभी तक फ्रिक्शन किधर लग रहा था, आगे, बट अब फ्रिक्शन किधर लगेगा, सेंटर की ओर। और वही फ्रिक्शन इसको क्या करेगा, सर्कल में घुमाएगा। क्लियर है? तो अब यहां पे बताओ, अगर तुम फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो ऊपर नॉर्मल और नीचे mg, और सेंटर की ओर क्या लगेगा, फ्रिक्शन। समझ में आ रहा है? इसीलिए समझो कि अगर तुम साइकिल चला रहे हो, मान लो साइकिल चला रहे हो, और तुमको फ्लैट सरफेस पे टर्न करना है, और उस सरफेस पे मैं ऐसा मान लो कुछ ऑयल गिरा देता हूं, टर्न कर पाओगे आसानी से, घूमेगा नहीं। क्यों नहीं घूमेगा? कि जैसे तुमने ऑयल गिराया, फ्रिक्शन क्या हो गया, कम। बट अगर सर्कल में घूमना चाह रहे हो तो तुमको एक फोर्स चाहिए, और वो फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, फ्रिक्शन। क्योंकि नॉर्मल ऊपर लग रहा है और mg नीचे लग रहा है, सेंटर की ओर कौन जा रहा था, फ्रिक्शन। और तुमने फ्रिक्शन कम कर दिया, इसलिए तुम वहां पे टर्न नहीं कर पाओगे। क्लियर है यहां तक? अब बताओ कि अगर मुझे यहां पे सर्कल में घूमना है, तो घूमने के लिए एक फोर्स चाहिए सेंटर की ओर, और वो एफ नेट किसके बराबर होना चाहिए, m ओमेगा स्क्वायर आर, या फिर एम वी स्क्वायर बाई आर। नेट फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। बताओ यहां पर नेट फोर्स क्या है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बराबर क्या हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर आर। अच्छा, फ्रिक्शन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, म्यू इंटू एन। तो यहां पे n क्या है, mg, तो क्या हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर आर। तो बताओ ओमेगा कितना आया, m से m कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा बराबर आ जाएगा रूट अंडर म्यू जी अपॉन आर। ये हो गया। अगर वेलोसिटी पूछ ले तुमसे, तो वेलोसिटी कैसे लिखोगे, एफ नेट बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर कर देंगे अब, क्योंकि हमको वेलोसिटी चाहिए। और नेट फोर्स अभी भी कौन दे रहा है, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन बराबर क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर। और फ्रिक्शन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू एम जी बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर। तो एम से एम कट जाएगा, तो वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर म्यू जी आर। क्लियर है? समझ में आ रहा है यहां तक? एक क्वेश्चन लिखो। लिखो, ए कार हैज टू मूव, a car has to move on a level turn, a car has to move on level turn of radius 45 meter, a car has to move on level turn of radius 45 meter if the coefficient of static friction। अच्छा, यहाँ पे फ्रिक्शन कौन सा होगा, स्टैटिक। ठीक है, if the coefficient of static friction between the tire
if the coefficient of static friction between the tire and the road is 2.0 is 2.0. Find the maximum speed. Find the maximum speed. Find the maximum speed. The car. Find the maximum speed of car on the road without skidding. Find the maximum speed of car on the road without skidding. $45. अगर तुमको वेलोसिटी ना बोला गया इसका मतलब वो लीनियर वेलोसिटी होता है, ठीक है। कितना रहा आंसर? 30। सही है। 30 आ रहा है। देखो अगर तुम इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो नॉर्मल क्या नीचे क्या लगेगा, m इंटू जी, ऊपर क्या लगेगा नॉर्मल, और इधर क्या लगेगा फ्रिक्शन, और यही फ्रिक्शन इसको क्या करेगा, यही फ्रिक्शन इसको सर्कल में घुमाएगा, ठीक है। तो सर्कल में घूमने के लिए एक फोर्स चाहिए, और वो फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, Fc, और यहाँ पे ये फोर्स देगा कौन, फ्रिक्शन। तो क्या होता है m v स्क्वायर बाई आर, और फ्रिक्शन का क्या मैग्नीट्यूड होता है म्यू m g। तो ये से ये कट जाएगा, तो r बराबर सॉरी v बराबर क्या आ जाएगा म्यू जी आर। क्लियर है। म्यू कितना दिया था 2, g हो गया 10, और r कितना था 45। तो 900 डिवाइड 45,30 आ जाएगा, 30 मीटर पर सेकंड। क्लियर है, यहां तक समझ में आया, हो गया था तुम लोग का। चलो बट देखो प्रॉब्लम क्या होता है, यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट कितना है 2, ठीक है। 2 बहुत ज्यादा हो गया। 2 समझो ऐसा है कि वो लगभग तुमको उसके लिए बालू डालने पड़ेगी सैंड, तब जाकर 2 मिलेगा। समझ में आ रहा है। तो अगर मान लो कि अगर तुम ये मैक्सिमम स्पीड है, अगर तुम इससे ज्यादा स्पीड से चले तो स्किड कर जाओगे। अब तुम समझो कि हाईवे पे कोई गाड़ी चल रहा है, ठीक है, कितने स्पीड से चलता होगा 50, 80, 100, 30 से तो ज्यादा चल रहा होगा, और वहां पर तो बालू भी नहीं है, 2 का कोएफिशिएंट भी नहीं मिलेगा, तो वहां पे तो गिर जाएगा। क्या एक्सप्रेसवे पे या फिर हाईवे पे फ्रिक्शन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर पाएगा? नहीं हो पाएगा। फ्रिक्शन के लिए पॉसिबल है कि वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर दे? नहीं। तो हमें कुछ तो ऐसा करने पड़ेगा ना जिससे हमको सेंट्रीपिटल फोर्स मिले। मान लो कि ऐसा रोड जा रहा है, सीधा जा रहा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, बट ऐसे जाते जाते कहीं पर टर्न करना है ऐसे, तो भाई सोचो कि यहां से लेकर यहां तक तो सर्कुलर मोशन में है ना ऐसे, तो यहां पे टर्न करने के लिए एक फोर्स चाहिए सेंटर की ओर, और वो फोर्स क्या फ्रिक्शन दे पाएगा? गाड़ी 80 की स्पीड में टर्न कर रही है, मिल पाएगा फ्रिक्शन से? नहीं। तो हमें कुछ तो ऐसा करने पड़ेगा ना जिससे कि हमको है, हाँ एक तो होगा स्पीड कम करना होगा, ठीक है। अच्छा कायदे से देखा जाए तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 2 तो होगा नहीं, 2 से कम ही होगा, तो स्पीड कम करके क्या कर दोगे 45 मीटर, 45 मीटर का रेडियस के लिए तुमको कितना स्पीड चाहिए 30 मीटर पर सेकंड, वो भी कब, जब कोएफिशिएंट कितना है 2, ठीक है। हाँ नो डाउट हाईवे का रेडियस बहुत ज्यादा होता है, रेडियस बहुत सोचो ना कि जब ऐसा गाड़ी टर्न कर रहा है, ऐसा जा रहा है, सोचो ऐसे जाते 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 हल्का सा ऐसा टर्न किया, तो तुमको क्या लगता है सर्कल ऐसा बनेगा? सर्कल बहुत बड़ा बनेगा, तो उसका सेंटर कहीं दूर होगा। हम एक छोटा सा आर्क पे देख रहे हैं ना, आर्क ऐसा होता है, बस गाड़ी तो ऐसे चल रही है, हल्का इस आर्क से देखो सर्कल कितना कंप्लीट, कितना बड़ा सर्कल बनेगा, तो रेडियस तो बहुत ज्यादा हो गया, तो तुम रेडियस के साथ तो कुछ कर ही नहीं सकते हो। वेलोसिटी कितना चाहिए म्यू जी आर, तो रेडियस तो तुम्हारा बढ़ गया। ऐसा थोड़ी है कि तुम रोड कैसे मोड़ दोगे, तुरंत मोड़ दिया ताकि रेडियस कम हो जाए, ऐसा रोड आ रहा है और तुरंत मोड़ दिया तुमने ऐसा, तब ना रेडियस कम होगा, ऐसा पॉसिबल है नहीं। हमको
क्या करना होता है, ऐसे जाते जाते हल्का सा ऐसे मोड़ना है बस। तो हल्का सा जब मोड़ेंगे तो रेडियस तो बहुत बड़ा बनेगा। क्लियर है? तो रेडियस के साथ हम तो ऐसे कुछ कर ही नहीं सकते हैं। म्यू के साथ ही कुछ कर सकते हैं, जी के साथ भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो क्या हम टर्निंग पे बालू डालना शुरू कर दें? नहीं, एक और ऑप्शन कुछ होना चाहिए हमारे पास। फिर देखो हम क्या करते हैं वैसे केस में। कॉपी लाओ, देखो ये समझो रोड है, इधर समझो ये रोड है, ठीक है। यहां पे मैंने एक ब्लॉक को रख दिया, मान लो ये गाड़ी समझो, ठीक है। गाड़ी ऐसे चल रही है, चल रही है, तो नॉर्मल किधर लग रहा है? ऊपर, और नीचे क्या लग रहा है? mg, और इधर क्या लग रहा है? फ्रिक्शन, जब इसको घूमना है तो। और ये फ्रिक्शन क्या दे रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब हम जान रहे हैं कि हाईवे पे ये फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है, तो उससे हमने क्या कर दिया, देखो रोड को हल्का सा ऐसे टिल्ट कर दिया। देखे हो ना, जहां पे भी टर्निंग होता है हाईवे पे रोड को टिल्ट किया जाता है। टिल्ट करने से क्या होगा, देखो अगर हम जैसे ही टिल्ट कर दिए, ऐसा समझो ये रोड हो गया, ठीक है। हाँ इधर देखो, तुम लोग बात ही कर लो पहले, इधर देखो, शांति से सुनना भी एक कला होता है। समझ में आ रहा है? ये मैंने इसको हल्का क्या कर दिया, ऐसे टिल्ट, ऐसे टिल्ट कर दिया। टिल्ट कर दिया तो अभी भी इसका नॉर्म mg किधर लग रहा है? नीचे। किधर लगेगा mg? वेट तो हमेशा नीचे लगेगा ना। अच्छा मैं टिल्ट कर दिया तो सर्कुलर का पाथ कौन सा था? ऐसे वाला। अगर इसको मैं ऐसे टिल्ट किया हूं नो डाउट, पर इसको घुमाना कैसे है? ऐसे सर्कुलर पाथ में, इसी में घुमाना है ना। समझ में आ रहा है? अब बताओ नॉर्मल किधर लगेगा? अगर मैं ऐसे टिल्ट कर दिया, पहले नॉर्मल किधर लग रहा था? ऊपर, अब नॉर्मल किधर लगेगा? ऐसे, ठीक है। इसका मतलब कि अब नॉर्मल लगेगा ऐसे। क्लियर है? तो अब तुम सोचो कि मैंने कुछ टिल्ट किया, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए एंगल ये थीटा हो गया, थोड़ी देर के लिए समझने के लिए, अगर ये नॉर्मल है तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा? n cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा एक कंपोनेंट इधर की ओर, क्या? n sin थीटा। तो n cos थीटा किसको बैलेंस करेगा? वेट को। और n sin थीटा क्या करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स देने का काम। समझ में आया? इसीलिए हम लोग हाईवे पे क्या करते हैं? रोड को टिल्ट कर देते हैं, और इस पूरे मेथड को हम लोग बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। हेडिंग डालो, लिखो बैंकिंग ऑफ रोड्स, ठीक है। पहले हेडिंग डालो, वापस से मैं डायग्राम बनाता हूं, ठीक है। अब तुम जाओ कितने स्पीड से जाना, जाओ, ठीक है। हो गया ना सॉल्यूशन? तुमने ये चीज देखा कहीं भी? हाईवे पे रोड को हल्का, जहां पे भी टर्निंग आता है रोड को हल्का सा टिल्ट कर दिया जाता है। रोड ऐसे सीधा जा रहा है, जहां टर्न ऐसा कर दिया गया, क्यों? ताकि ऐसे नॉर्मल आए, नॉर्मल का एक कंपोनेंट इधर आएगा और ये क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। और देखो इसीलिए जो नॉर्मल शहर में जो रोड होता है वहां पे बैंकिंग नहीं किया जाता। देखो क्या नॉर्मल, कहीं देखो दिल्ली में ऐसा टाउन वाली एरिया में कि कहीं रोड को बैंकिंग किया गया है? नहीं। तो वहां पे इसीलिए स्पीड का लिमिट हो जाता है कि तुम इससे ज्यादा में टर्निंग किए तो गिर जाओगे, स्किड कर जाओगे। बट वहां पे पता है कि भाई गाड़ी 100 का स्पीड में भी टर्न करेगा, ठीक है। तो अब देखो ये हो गया तुम्हारा, मान लो ये रोड है और रोड को मैंने हल्का सा थीटा एंगल उठा दिया। क्लियर है? फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो एक बनेगा इसका नीचे में वेट और इधर बनेगा नॉर्मल। क्लियर है? अब देखो अगर ये थीटा तो ये एंगल कितना होगा बताओ? देखो अगर ये थीटा तो ये भी क्या होगा? थीटा, क्योंकि पैरेलल है। तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये वापस कितना? थीटा। और ये क्या हो गया हमारा? नॉर्मल। तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट इधर क्या आ जाएगा? n cos थीटा, और एक कंपोनेंट नॉर्मल का किधर आएगा? देखो एक कंपोनेंट ये आ गया n cos थीटा, और एक कंपोनेंट ये इधर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा? n sin थीटा। अगर ध्यान से देखो तो ये कैसे पाथ में घूम रहा है? ऐसे सर्कल कर रहा है ना, सर्कल सही नहीं बन रहा है बट ऐसा समझ लेना, ऐसे सर्कल पाथ में घूम रहा है ये, ठीक है। तो ऊपर नीचे का तो फोर्स बैलेंस हो गया वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर तुम फोर्स को बैलेंस करो तो क्या हो जाएगा? n cos थीटा बराबर m इंटू जी, यही होगा ना।
ऊपर में एन कॉस थीटा, नीचे में क्या हो जाएगा एम इंटू जी। इसको पहला इक्वेशन मान लो। हॉरिजॉन्टल में लिखो, हॉरिजॉन्टल में क्या फोर्स हो गया एन साइन थीटा, और ये क्या प्रोवाइड करेगा एम इंटू ए सी। समझ में आया ये? इक्वेशन लिखो क्या हो जाएगा एन साइन थीटा और एम, ए सी को क्या लिख दूंगा वी स्क्वायर अपॉन आर। ये दूसरा इक्वेशन। तुमको निकालना क्या था वेलोसिटी, तो क्या करोगे बताओ, डिवाइड कर दो, डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। देखो डिवाइड करने से क्या होगा ना कि नॉर्मल कैंसिल हो जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा यहाँ पे, मास से मास भी कैंसिल हो जाएगा, सिंपली क्या आ जाएगा वेलोसिटी का इक्वेशन। तो डिवाइड करो क्या हो जाएगा, देखो इक्वेशन 2 क्या है तुम्हारा एन साइन थीटा बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर, डिवाइड बाय सेकंड इक्वेशन क्या है एन कॉस थीटा, और यहां किसे डिवाइड करेंगे एम जी। देखो एन से एन कैंसिल हो गया, एम से एम कैंसिल हो गया, साइन थीटा पे कॉस थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा, और ये क्या हो जाएगा देखो वी स्क्वायर आर इंटू जी क्या हो जाएगा आर जी। तो बताओ वी बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर आर जी टाइम ऑफ टेन थीटा। लो यहां तो मैंने फ्रिक्शन हटा भी दिया। फ्रिक्शन लिया क्या इस पूरे प्रोसेस में? नहीं, बिना फ्रिक्शन के भी हम टर्न कर गए। समझ में आया ये? पक्का? इसी को इंजीनियरिंग बोलते हैं। ये एक तरह से इंजीनियरिंग ही है ना, सोचो। अब मान लो को रोड वाला ठेकेदार है, जो शहर वाला, जो सिटी में जो ठेकेदारी करता है लोग, उसको दे दे हाईवे बनाने के लिए, तो ऐसे फ्लैट बना देगा, आए दिन गाड़ी एक्सीडेंट हो रहा है पता चल रहा है। ठीक है, अब तुम सोचो कि अगर उस चिकने जो सरफेस है, अगर उस पर ऑयल गिर गया, ठीक है चिकना हो गया पूरा वो, फिर भी वो टर्न कर सकता है, क्यों? क्योंकि नॉर्मल का कंपोनेंट उसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। क्लियर है? एक क्वेश्चन लिखो फिर। ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 600 मीटर, ए सर्कुलर a circular track of radius 600 मीटर। मतलब सोचो कि हाँ, बहुत कम है। मैंने बोला तो हाईवे है, हाईवे पे जब भी टर्निंग होगा, तुम सोच सोच रहे हो कि रोड ऐसे सीधा जा रहा है, जाता हल्का सा टर्न किया, तो हल्का सा ये जो छोटा सा आर्क बनेगा, उससे अगर सर्कल बना, कितना बड़ा सर्कल बनेगा? ये ये बहुत छोटा है, किलोमीटर में बनेगा रेडियस। तुम अभी भी उसको नहीं विजुलाइज कर पा रहे हो। सोचो, ऐसा समझो कि ये रोड ऐसे जा रहा है, जाते 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 हल्का सा ऐसे टर्न किया, बस फिर ऐसे जा रहा है ये। तो देखो तुम टर्न कहाँ किया, यहाँ पे ना, बस ना। तो इससे रिलेटेड जो सर्कल बनेगा कितना बड़ा बनेगा? बहुत बड़ा। समझ में आ रहा है? इससे रिलेटेड जो सर्कल बनेगा, ये तो बहुत छोटा सा आर्क है। लो बनाओ, ऐसे बनाते बनाते घुमाते घुमाते वहां जाएगा वो, तो बहुत बड़ा रेडियस हो गया। समझ में? लगभग किलोमीटर में होता है वो। क्या बोला है? सर्कल 600 मीटर इज टू बी डिजाइन, इज टू बी डिजाइंड फॉर ए कार, for car at a average speed of, at a average speed of 180 किलोमीटर पर आवर, 180 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ द रोड, मतलब कितना डिग्री रोड को उठाने पड़ेगा कि सो डेट वो आराम से घूम सके। देख लेना स्पीड किलोमीटर पर आवर में है। ठीक है,
तुम लोग 3 लोग मिल के एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। टेन इनवर्स 5/12। अच्छा 5/12 को डिवाइड करो, कितना आएगा? डिवाइड करो, 5/12। 41 आएगा ना। आंसर हो जाएगा थीटा बराबर टेन इनवर्स 0.4167। हो गया। 0.4167 टेन इनवर्स 0.4। तुम टेन थीटा बराबर निकालो ना। ये 50 आ गया तुम्हारा। फॉर्मूला क्या? v बराबर रूट अंडर आर जी टेन थीटा। तुमने लिखा ना v बराबर रूट अंडर आर जी टेन थीटा। हाँ v 50 है तो v बराबर 50, r तुमको 600 दिया हुआ, g का वैल्यू ले लो 10, टेन थीटा निकाल लो। देखो तुमने क्या फॉर्मूला पढ़ा यहां से देखो। हाँ v बराबर क्या पढ़ा है? रूट अंडर आर जी टेन थीटा। तुमको क्या निकालना है इसमें? टेन थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताओ? टेन थीटा बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर जी। स्क्वायर कर दो इसको। ठीक है, ठीक है, v का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 50 का स्क्वायर। r कितना दिया हुआ है? 600 इंटू जी कितना है? 10। इसको सॉल्व करने पे आ रहा है 4.167। क्लियर है? आ गया सबका? हाँ भाई मोनिस, नहीं आया अभी तक? 22। इसलिए तुमको बोला इसी में छोड़ दो। 30। अच्छा अच्छा एक बात बता, टेन 37 का वैल्यू कितना होता है? 3/4। 3/4 कितना होता है? डिवाइड करो। 3/4 कितना होता है? इसको पहले मैथ सिखाओ। 0.7 समथिंग आएगा, और ये कितना? 0.4। तुमको बराबर दिख रहा है दोनों? चलो एक और क्वेश्चन लिखो। ए पार्टिकल ऑफ मास m, a particle of mass m is suspended from a ceiling. A particle of mass m is suspended from a ceiling through a string of length L. A particle of mass m is suspended through a ceiling of a string of length L. The particle move in a horizontal circle of radius r. Length L, स्ट्रिंग है ना, सीलिंग से एक स्ट्रिंग को लटकाया। ठीक है, वापस से लिखो। ए पार्टिकल ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए सीलिंग थ्रू ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, थ्रू ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l. द पार्टिकल मूव इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस r, स्मॉल r. पार्टिकल तुम लिखता नहीं है ना, लिखो क्वेश्चन। पार्टिकल मूव इन हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस स्मॉल r। पहला पार्ट लिखो इसमें। स्पीड ऑफ पार्टिकल एंड टेंशन, फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। देखो डायग्राम बना देता हूं मैं, डायग्राम नोट कर लो। कैसे समझो, देखो इधर देखो, इधर ऐसे लटका हुआ है और ये सर्कल में घूम रहा है। कैसे घूमेगा सर्कल में? हॉरिजॉन्टल सर्कल। हॉरिजॉन्टल कैसा? ऐसे। ये तो वर्टिकल हो गया ना, इसके बाद यही पढ़ेंगे हम लोग वर्टिकल सर्कल। तो ऐसे घूम रहा है, देखो ऐसे। समझ में आ रहा है? ये एग्जैक्ट सर्कल नहीं बन रहा, रुक जाओ, ऐसा समझो। नहीं नहीं, देख लो एक बार सही से, समझ में आ रहा है? तो अगर ध्यान से देखो तो कैसा हो रहा है?
कि ये है तुम्हारा सीलिंग, ठीक है, और एक वर्टिकल लाइन ऐसे बना दो। पार्टिकल क्या कर रहा है, यहां से ऐसे एक पार्टिकल को मैंने एक पार्टिकल को ऐसे बांध दिया ऐसे, और ये फिर क्या कर रहा है, एक सर्कल में ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो ये वाला एंगल मान लो थीटा, और ये वाला रेडियस दिया हुआ है आर, और ये वाला लेंथ क्या दिया हुआ है, एल। क्लियर है। तो तुमको बताना है कि इस घूमने का वेलोसिटी, ये स्पीड कितना होगा, और इस रस्सी में टेंशन कितना होगा। अच्छा, इस पूरे स्ट्रक्चर का एक नाम है, हेडिंग डाल लेना वो। इसको बोलते हम लोग कॉनिकल पेंडुलम, सिंपल। अच्छा, जैसे कि मान लो कि ये एक ऐसा है, और ये ऐसे से घूम रहा है, ये सिंपल पेंडुलम है, और जब ये ऐसे घूमने लगा तो एक कोन बन रहा है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉनिकल पेंडुलम। बहुत इजी है, ऐसे बहुत ज़्यादा टफ है नहीं। क्या आया तुम्हारा टेंशन, टेंशन आ गया तुम्हारा एम ए, पर वो तो दिया नहीं है ना, एम जी बाई साइन थीटा। बट बता, साइन थीटा भी नहीं दिया हुआ है, थीटा भी नहीं दिया हुआ है, आर दिया हुआ और लेंथ दिया हुआ, तो वहां से थीटा भी लिखना होगा। थीटा दिया नहीं है ना। चलो पहले तो ये देखो, थीटा को लिखते हैं। अगर ये थीटा है और ये आर है और ये लेंथ क्या है, एल, ठीक है। तो हमको साइन कॉस थीटा लिखना हो तो लिख लेंगे। ये एल है, ये आर है, तो बताओ ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कैसे लिख दिया ये मैं, पाइथागोरस। अरे राइट एंगल ट्रायंगल बना जिसमें ये हाइपोटेनस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया हमारा, तो बेस बराबर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिख दिया। अब चलो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। अगर तुम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो देखो, एक नीचे में क्या लग रहा है, एम जी, और इधर क्या लगेगा, टेंशन टी, ठीक है। तो ये हो गया टेंशन टी, वही तो निकालना है। इधर देखो, ये हो गया हमारा टेंशन टी। अब बताओ कि अगर ये एंगल थीटा, तो एक वर्टिकल लाइन ऐसे बनाता हूं तो ये एंगल कितना होगा, थीटा। तो इस टी का दो कंपोनेंट होगा, ऊपर में क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा। यही होगा ना। अब बताओ, ऊपर नीचे मोशन हो रहा है क्या, अगर ऊपर नीचे मोशन नहीं हो रहा तो टी कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा, एम जी को। तो एक इक्वेशन लिखो, एफ नेट अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। अगर एफ नेट अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन लिखूंगा तो क्या निकल जाएगा, टी कॉस थीटा बराबर एम इंटू जी। पहला इक्वेशन लिख दिया। अब बताओ कि ये घूम कहां रहा है, सर्कल में, ऐसे सर्कल कर रहा होगा ना, जिसका रेडियस क्या है, आर। तो अब बताओ इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, टी साइन थीटा। तो क्या लिखूंगा मैं, टी साइन थीटा बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर। हो गया, ये कौन सा इक्वेशन हो गया, दूसरा, ठीक है।
सबसे पहले वेलोसिटी निकालते हैं, तो एक काम करते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तुमने देखा होगा कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने डिवाइड किया था। हो क्या रहा ना, यहाँ पे एक टेंशन भी है और एक वेलोसिटी भी है, दो अननोन है। तो अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो ये टेंशन गायब हो जाएगा, तो हमारे पास किसका इक्वेशन बन जाएगा, वेलोसिटी का, और हमें वही तो निकालना है। तो डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1। अगर डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो t साइन थीटा बराबर हो जाएगा mv² अपॉन r डिवाइड बाई t कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा डिवाइड बाई mg। क्या क्या कट रहा है, देखो t से t कट गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा, और ये m से m कट गया, यहाँ क्या बच जाएगा v² बाई आर जी। क्लियर है, वही इक्वेशन आया बट चीजें अलग है यहाँ पे। तो वेलोसिटी बराबर क्या जाएगा आर जी tan थीटा, बट यहाँ पे तुमको tan थीटा का वैल्यू लिखने पड़ेगा क्योंकि थीटा दिया हुआ नहीं है। तो अब बताओ इस पूरे डायग्राम से tan थीटा बराबर क्या होगा, p बाई बी। अरे यहां से अगर तुम tan थीटा लिखोगे तो क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है r, बेस क्या है रूट अंडर एल माइनस आर। ये देखो क्या हो जाएगा r रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसका वैल्यू यहां डाल दो। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अच्छा एक चीज और, तुमको टेंशन निकालना है मान लो, तो टेंशन बराबर क्या आ जाएगा बताओ, टी बराबर क्या आ जाएगा एम जी डिवाइड बाई कॉस थीटा। अब बताओ एम जी तो तुम्हें पता है, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो यहां से, क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर बताओ रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई एल। ये जो एल ऊपर चला जाएगा, क्या जाएगा एम जी एल डिवाइड बाई एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। समझ में आया ये, चलो देखो पहला स्टेज में ना एनएसएससी में इतना टफ नहीं पूछता है, ये तुम लोग को मैं पढ़ाता हूँ सेकंड स्टेज तक लेकर चलता हूँ, सेकंड स्टेज में ये सब पूछता है। ठीक है, तो उससे तुमको एडवांटेज हो जाएगा कि तुम अगर एनएससीपी दोगे तो एनएससीपी में ये सब पूछता है पहला स्टेज में ही। हाँ तीन अब दूसरा स्टेज ऑब्जेक्टिव होगा, फिर पहला स्टेज ऑब्जेक्टिव है, पहले ऑब्जेक्टिव दे लो, फिर सेलेक्ट हो जाओगे तो फिर से ऑब्जेक्टिव होगा, फिर उसको पूरा लिखना होगा। पहले आईआईटी जेईई का भी एग्जाम से ऑब्जेक्टिव होता था, बीच में उसको ऑब्जेक्टिव बनाया गया, अब से ऑब्जेक्टिव चल रहा है। ठीक हो गया ये, तुम लोग आए समझ में आया ये। चलो अगले हेडिंग डालो, लिखो वर्टिकल सर्कुलर मोशन। चलो अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन देखो, सबसे इंटरेस्टिंग यही है। ऐसा समझो कि एक ठीक है, ऐसा समझो कि ये है। ठीक है, अभी मैं इसको कैसे घुमा रहा था थोड़ी देर पहले, हॉरिजॉन्टल, अब मैं इसको कैसे घुमाऊंगा वर्टिकल। अब मैं ऐसे घुमा नहीं सकता हूं, बट ऐसे कैसे घुमाऊंगा, ऐसे वर्टिकल। क्लियर है। अच्छा सोचो कि अगर मुझे इसको वर्टिकल घुमाना है, ऐसे अगर रस्सी ले लिया, तो अगर मुझे इसको शुरू में कुछ वेलोसिटी देना होगा ऐसे। ठीक है, तो मैं मान लो इसको एक वेलोसिटी दे दिया यहाँ पे v। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब बताओ क्या इसको मैं हर एक कुछ भी वेलोसिटी दूंगा ये पूरे सर्कल में घूम जाएगा, नहीं। समझ में आ रहा है, अगर मैं इसको थोड़ा सा वेलोसिटी दिया तो पूरे सर्कल में घूमा, नहीं। अगर इसको पूरे सर्कल में घुमाना है तो एक कुछ मिनिमम वेलोसिटी देना होगा, मैक्सिमम तो मैं बहुत तेज घुमा दूं तो घूम ही जाएगा, बट एक मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए जिसकी वजह से क्या कर जाए पूरे सर्कल में घूम जाए। समझ में आ रहा है, तो मुझे वही चीजें निकालना है कि मैं इस बॉटम मोस्ट पॉइंट पे क्या मिनिमम वेलोसिटी दूं सो डैट ये पूरे सर्कल में घूम जाए। समझ में आ रहा है,
निकालना क्या है, फाइंड द दैट मिनिमम वेलोसिटी जो मैं यहां पे दूंगा जिसकी वजह से पूरे सर्कल में घूम जाए। अब देखो कैसे निकालेंगे। अच्छा एक बात बताओ, पूरे सर्कल में घूमने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? अच्छा समझो, फिलहाल ये यहां पे है, रस्सी टाइट है। अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, चलो फिलहाल वेलोसिटी हटा देता हूं, ठीक है, मान के चलना वहां पे वेलोसिटी है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, नीचे क्या लगेगा बताओ? नीचे लग गया हमारा mg, ठीक है, और ऊपर, ऊपर भी कोई फोर्स है और होना ही चाहिए। नेट फोर्स किधर होना चाहिए? ऊपर ही होना चाहिए, क्योंकि किधर घूम रहा है? ऊपर सर्कल में घूम रहा है। ऊपर में क्या हो जाएगा? टेंशन। अब बता mg बड़ा या टेंशन? टेंशन। ऊपर क्या हो जाएगा? टेंशन। ऊपर हो गया T और नीचे हो गया m इंटू जी। तो बताओ अगर मैं फोर्स इक्वेशन लिखूं तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है? F नेट बराबर m, और यहां पे a लिखूंगा या ए सी लिखूंगा? ए सी, क्योंकि किसमें घूम रहा है? ये सर्कल में। बताओ नेट फोर्स कितना है? T माइनस एम जी बराबर क्या हो जाएगा? m v स्क्वायर अपॉन, मान लो इसका रेडियस r है, इंटू रेडियस r। वैसे रेडियस r होगा या l होगा? स्ट्रिंग की लेंथ ही होगी ना, तो इसको मैं फिलहाल क्या ले देता हूं? l। इसको मान लो पहला इक्वेशन। क्लियर है यहां तक? समझ में आया? अब चलो सर्कल में घुमाना है, चलो मानता हूं। सोचो कि अगर मैं इसको ऐसे घुमाते घुमाते यहां तक पहुंचा दिया, ऊपर तक, अगर मैं यहां पे वेलोसिटी 0 कर दूं तो क्या ये पूरा सर्कल में घूम पाएगा या नीचे गिर जाएगा? नीचे गिर जाएगा। तो क्या टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होना चाहिए? क्या मिनिमम केस में? मैक्सिमम पे तो 0 नहीं होना चाहिए, मैं मिनिमम निकाल रहा हूं ना। अगर मैं इसको यहां से ऐसे मैं फेंका, ऐसे फेंकते 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 यहां पहुंचा, ठीक है, मैं यहां तक पहुंचा दिया, बट यहां पे इसका वेलोसिटी 0 कर दिया, तो बताओ कभी भी यहां पे इसके बाद सर्कल ही कंप्लीट करेगा? नहीं। बट इसका मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या चाहिए? वेलोसिटी होना चाहिए। अच्छा मान लो कि मैं टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 कर दूं थोड़ा देर के लिए, कर सकता हूं ना? मान लो टेंशन थोड़ा 0 कर दिया, बट अभी भी वेलोसिटी है इसमें, तो इसको कहां ले जाएगा? आगे। समझ में आ रहा कहां ले जाएगा इसको? आगे। तो इसका मतलब ये पूरे सर्कल में घूम जाएगा। समझ में आ रहा है ये बात? डाइजेस्ट हो रहा है कुछ? नहीं, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, देखो वापस देखो अगर नहीं हो रहा तो। पहले मैंने रस्सी लिया हूं तो रस्सी में सोचो, फिर आ जाएंगे स्प्रिंग में। एक ही टाइम में तुम चारों अच्छा यहां पे वेलोसिटी कितना होगा? u। यहां पे वेलोसिटी कितना है? u। u नहीं, इसको चलो हाँ u मान लेते, इनिशियल स्पीड। हाँ इधर देखो हो गया। यहां पे वेलोसिटी कितना है हमारा? u। अच्छा मान लेता हूं टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी इधर है v। कितना है? v। क्या तुम v निकाल सकते हो? थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, कैसे निकालोगे? मैंने क्या बोला था कि हर एक चीज को, नहीं चलो हाँ ठीक है, टेंशन 0 हो जाएगा, उसके अलावा चलो तुमको नहीं पता, टेंशन वोशन छोड़ दो कि टेंशन 0 नहीं है। क्या तुम निकाल सकते हो? वेलोसिटी को रिलेट करने के लिए कुछ पढ़ा था क्या? वर्क एनर्जी थ्योरम याद करो। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? क्या कहता है बताओ? वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बताओ यहां पे कौन कौन सा फोर्स है? वर्क डन बाय टेंशन, एक टेंशन है इस पे, प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी, एक ग्रेविटी नीचे लग रहा है, या और भी कोई फोर्स है? नॉर्मल भी है यहां पे? नहीं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या लिखूंगा? हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर, यही लिखूंगा ना? समझ में आ रहा है ये तुम लोग को डाइजेस्ट हो रहा है? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैं वर्क एनर्जी कहां से कहां लगा रहा हूं? बॉटम पॉइंट ए से लेके टॉप पॉइंट बी तक। तो बताओ यहां पे कौन कौन सा फोर्स है? एक टेंशन है और दूसरा ग्रेविटी है। इन दोनों का वर्क किसके बराबर होना चाहिए? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
नहीं, अप्लाइड फोर्स नहीं दिया मैंने, वेलोसिटी दिया है, यहाँ पे फोर्स नहीं दिया है। क्लियर है? अब बताओ टेंशन का वर्क कितना होगा? तुम लोग इसका क्या सोच रहे हो? हमेशा जीरो होगा कैसे? देखो यहाँ पे टेंशन किधर है? ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? आगे। एंगल कितना हो गया? 90। अच्छा समझो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे टेंशन किधर होगा? इधर। और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा होगा? इधर। तो यहाँ पे भी एंगल कितना है? 90। टेंशन का हमेशा वर्क क्या होगा? 90। अच्छा सोचो क्यों होगा 0 क्यों होगा? क्योंकि टेंशन कर क्या रहा है यहाँ पर? डायरेक्शन को चेंज करने का काम कर रहा है। ठीक है, चलो तो वर्क डन बाय टेंशन कितना हो गया? 0 प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी। बताओ यहाँ पर ग्रेविटी कितना लग रहा है? नीचे में mgh, और जब यहां से यहां गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 2l। अरे ये l और ये कितना है? l, तो यहां से डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 2l। mg नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो बताओ कितना वर्क हो गया? -2mgl। लिख सकता हूं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर, इसलिए वर्क क्या हो गया? नेगेटिव। बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बताओ? हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। क्या आया देखो, कुछ से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? m m m, क्या लिख दूंगा मैं यहां से? -2gl बराबर क्या हो जाएगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाई 2। लिख सकता हूँ, एलसीएम 2 ले लेता हूँ, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? -4gl बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो बताओ u स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? इसको इधर ले जाओ, उसको इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा? v स्क्वायर प्लस 4gl। तो u बराबर कितना हो जाएगा? रूट अंडर v स्क्वायर डिवाइड बाई 4gl। ये बात डाइजेस्ट हुआ? समझ में आया? अरे ये तो कैलकुलेशन है, बाकी मैंने क्या किया? वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा देखो होता क्या ना, जनरली नॉर्मल का वर्क और टेंशन वर्क क्या होता है? 0, क्योंकि हमेशा डिस्प्लेसमेंट और इन दोनों फोर्स के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री नॉर्मल। अच्छा बताओ, जब ये ब्लॉक ऐसे चलता था तो नॉर्मल किधर? ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट आगे, तो इसलिए नॉर्मल का वर्क कितना होता था? 0। टेंशन में भी सोचो ना कि इस पॉइंट पे टेंशन किधर है? इस पे, इधर, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? इधर की ओर, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90। तो टेंशन का वर्क कितना होगा? 0। बट यहाँ पर वर्क कौन कर रहा है? ग्रेविटी। ग्रेविटी किधर लग रहा है? नीचे, और ये उठ कर कहाँ गया? ऊपर। तो ग्रेविटी तो ऊपर से नीचे में हमेशा सेम ही है, mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 2l। तो क्या हो जाएगा इसका वर्क? -2mgl। बाकी रेस्ट में इसको सॉल्व कर दिया। क्या आ गया हमारा? v बराबर क्या आ गया? रूट अंडर v स्क्वायर प्लस 4gl। v कौन सा वेलोसिटी है? वेलोसिटी एट टॉप पॉइंट। अब बताओ तुम मुझे, मिनिमम वेलोसिटी मुझे निकालना है। क्या निकालना है? मिनिमम। तो बताओ टॉप पॉइंट पे टेंशन 0 होना चाहिए या वेलोसिटी? टेंशन। अगर टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होगा तो ये क्या कभी आगे बढ़ पाएगा? नहीं। तो तुम टॉप पॉइंट पे थोड़ी देर के लिए टेंशन को 0 कर दो, मिनिमम निकल जाएगा वहां से। टॉप पॉइंट पे ये देखो, ये टॉप पॉइंट पे पहुंच गया। ठीक है, टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी किधर? इधर v, यही है ना। नीचे में कायदे से लगना क्या चाहिए? टेंशन। प्लस में नीचे में और क्या लगना चाहिए? mg। अगर तुम यहां पर फोर्स इक्वेशन लिखो तो क्या हो जाएगा? t प्लस mg बराबर m v स्क्वायर बाई l। ये समझ में आया? नेट फोर्स किधर है? t प्लस mg, और ये नेट फोर्स किसके बराबर होगा? सेंट्रिपिटल फोर्स। ये क्या हो जाएगा? m v स्क्वायर बाई l। मिनिमम कंडीशन के लिए टेंशन क्या होना चाहिए? 0, मिनिमम कंडीशन के लिए। ठीक है, अगर मैं टेंशन को 0 कर दूं तो बताओ ये क्या जाएगा? mg बराबर m v स्क्वायर बाई l। तो m से m कट जाएगा, तो v का वैल्यू कितना जाएगा? रूट अंडर gl। कि अगर वो जस्ट सर्कल को कंप्लीट कर जाता तो टॉप पे वेलोसिटी कितना होगा? रूट अंडर gl। तो बताओ फिर बॉटम पे वेलोसिटी कितना होगा? u बराबर रूट अंडर v का स्क्वायर। तो v का स्क्वायर क्या हो जाएगा? gl प्लस 4gl। तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर 5gl। ये क्या निकल गया? u मिनिमम। तो अगर तुमको किसी भी चीज को वर्टिकल सर्कल में घुमाना है तो बॉटम पॉइंट पे मिनिमम स्पीड कितना देना होगा? 5gl का रूट।
जैसे मान लो कि ये थोड़ी देर के लिए समझो 1 मीटर का है, कितना है ये 1 मीटर का, थोड़ी देर के लिए समझो इसको ऐसा। इसी वाले केस को समझो, ये लेंथ कितना है 1 मीटर। अब इसको मुझे क्या करना है कि मिनिमम क्या स्पीड दो कि ये सर्कल में घूम जाए, तो वो मिनिमम स्पीड कितना हो जाएगा बताओ, √5 इंटू 10 इंटू 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा √50, नियरली अबाउट कितना हो जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मुझे 1 मीटर का रस्सी को घुमाना होगा सर्कल में, तो मिनिमम स्पीड कितना देना होगा 7 मीटर पर सेकेंड। उससे कम देंगे तो सर्कल पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएगा, अगर उससे ज्यादा दे दिए तो कंप्लीट कर जाएगा। क्लियर है? लिखो इस बात को, नोट करो, फिर इस पे क्वेश्चंस करते हैं। कॉपी कर लिए इसको। हो गया? तुम लोगों को कभी कभी फिजिक्स अच्छा लगता होगा, फिर देखते हो ये सब भी पढ़ना है, तो फिर मोरल डाउन हो जाता होगा, कभी कभी लगता है ना। नहीं, लेकिन जब तुम लोग 11th में जाओगे ना, तो तुम बहुत आगे रहोगे बाकी लोगों से, फिर तुम्हें असली मजा आएगा चीज़ें में। फर्स्ट टाइम तुम अपने वक्त से पहले कोई चीज़ें पढ़ रहे हो, तो थोड़ा बहुत तो डिफिकल्टी आएगा ही, पर फिर भी तुम अगर डाइजेस्ट कर जा रहे हो, जैसे मान लो अगर इसका 46 मार्क्स आ रहा है, 72 का था ना फिजिक्स, तो अच्छा है, तुम अच्छा कर रहे हो, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, और वो दिखेगा तुमको जब तुम 11th में जाओगे। हो गया ये? चलो देखो इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनेगा ये देखो। एक पेंडुलम है और इसको ऐसे टांग दिया, ठीक है, जिसका मास मान लो m। क्लियर है? इधर देखो, एक पेंडुलम है जिसका मास कितना है m, और इसका लेंथ मान लो 5 मीटर है। कितना है 5 मीटर। क्लियर है यहां तक? यहां से एक मैंने बुलेट छोड़ा, उसका ये मास कितना है m। क्लियर है? कुछ v वेलोसिटी से, कितने वेलोसिटी से थोड़ा v, ये जैसे ही गया ना यहां से, इसमें टकराया, और टकराने के बाद इसी के अंदर रह गया, तो कैसा कोलिजन, इनइलास्टिक। बताओ कि ये कितने स्पीड से मैं बुलेट को छोड़ूं कि टकराने के बाद दोनों मिल के एक बार सर्कल कंप्लीट कर जाए। फाइंड दी, लिखो लिखो लिखो, अरे लॉजिकल है, लिखो। फाइंड दी वेलोसिटी ऑफ बुलेट, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बुलेट। हाँ, आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे चौको मत। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बुलेट सो दैट आफ्टर इन इलास्टिक कोलिजन, so that after inelastic collision both masses completed the circle. Find the minimum velocity, sorry minimum लिख लेना ना, ऐसा तो तुम 10-20 लाख दे दोगे तो पास कर ही जाएगा, है ना। फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द बुलेट सो दैट आफ्टर कोलिजन बोथ मासेस कंप्लीट द सर्कल। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट लग गया। सर्कुलर मोशन से पहले क्या लगाओगे,
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कब लगता है? जब नेट फोर्स 0 है। तो तुमको ये भी देखना होगा यहाँ पर नेट फोर्स 0 है कि नहीं। समझ में आ रहा है कुछ? इधर देखो, हाँ रेस्ट पे है, देखो हाँ मोमेंटम तुम किधर कंजर्व करो? हॉरिजॉन्टल में। हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स है नहीं, इसलिए हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम कंजर्व रहेगा। आसान है। एम वी बराबर 2m वी डैश, तो वी डैश कितना हो जाएगा? v/2। पहला लाइन तो यहां से डायरेक्ट आ गया। हाँ अच्छा बताओ, कोलिजन से पहले मोमेंटम कितना था? कोल अरे एक इधर इधर देखो, कोलिजन से पहले मोमेंटम कितना था? मास इनटू वेलोसिटी। और इसका मोमेंटम कितना है? 0। देखो इनिशियल मोमेंटम और इधर लिखो फाइनल मोमेंटम। बताओ इनिशियल मोमेंटम कितना है? mv। फाइनल क्या हो रहा है? ये दोनों एक साथ चल रहा है, तो बताओ फाइनल मोमेंटम कितना जाएगा? 2m। और मान लो फाइनल वेलोसिटी v डैश है। क्या मान लिया मैंने? v डैश। और दोनों बराबर होगा, तो बताओ v डैश का वैल्यू कितना आया? v/2। कितना आया v डैश? v/2। ठीक है देखता हूं v डैश कितना है? v/2। अब तुम सोचो कैसा सिस्टम हो गया कि एक ये है जिसका मास कितना है? 2m, और इसको सर्कल कंप्लीट करना है। तो बताओ सर्कल कंप्लीट करने के लिए मिनिमम स्पीड कितना होना चाहिए? √5gl। कितना हो जाएगा? √5g हो गया 10, और ये भी हो गया 5, तो ये कितना हो जाएगा? 5√10। ये हो गया, इतना चाहिए। और ये किसके बराबर होना चाहिए? v/2। तो बताओ v बराबर कितना हो जाएगा? 10√10। v/2 बराबर होना चाहिए 5√10, तो v बराबर आ जाएगा 10√10 मीटर पर सेकेंड। चलो समझ में आया? कंफर्म हो? इसी में अगला पार्ट लिखो। इसी में इफ द कोलिजन बिटवीन देम इज परफेक्टली इलास्टिक, if the collision between them is perfectly elastic, then find the minimum velocity of bullet. If the collision between them is perfectly elastic, then find the minimum velocity of the bullet so that it completed, so that find the minimum velocity of the bullet so that it complete the circle. देखो इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। अगर तुम लोग को याद हो न्यूटन क्रैडल्स में कि अगर दो ब्लॉक सेम मास का है और एक रुका हुआ है, दूसरा अगर उसको हिट करता था तो क्या होता था? इसको हिट करके उसको करता था, खुद रुक जाता था। याद आ रहा है? कुछ ऐसा समझो, एक मास m और दूसरा मास भी m, ये वेलोसिटी v। जब ये इसे टकराता है तो टकराने के बाद ये रुक जाएगा और ये चलने लगता था। अगर तुमको नहीं याद है तो फिर पूरा करो, कोलिजन वाला कंसेप्ट लगाओ, इनिशियल मोमेंटम लिखो, फाइनल में v1 v2 डालो, और फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करो, फिर कोएफिशिएंट का इक्वेशन लिखो, और वहां से सॉल्व करोगे तो इसका वेलोसिटी वापस से v आ जाएगा और इसका 0 हो जाएगा। करके देखो, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 5√10 मीटर पर सेकेंड। देखो हो क्या रहा है, मास कितना है? m है, और पेंडुलम का भी मास कितना है? m। इसका वेलोसिटी कितना है? v, और इसका वेलोसिटी कितना है? 0। तो बताओ इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा? mv प्लस m इंटू 0। कोलिजन के बाद क्या होगा? ये मान लो v1 स्पीड से चल रहा है और ये v2 स्पीड से, तो ये क्या हो जाएगा? mv1 प्लस mv2। क्या ये दोनों बराबर होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से? तो ये क्या हो जाएगा? mv बराबर mv1 प्लस
एम वी टू, क्या कैंसिल होगा, एम एम एम, तो एक इक्वेशन बना V1 प्लस V2 बराबर V, पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा किससे आएगा, ई से, ई बराबर क्या होता है V2 माइनस V1 डिवाइड बाई U1 माइनस U2, ई कितना होता है 1, V2 माइनस V1, U1 कितना है देखो, U1 V है और U2 कितना है 0, तो V माइनस 0, तो लो V2 माइनस V1 बराबर क्या आया V, ये दूसरा इक्वेशन। इन दोनों को सॉल्व करो, देखो V1 प्लस V2 बराबर V, एक आया V2 माइनस V1 बराबर V, अगर दोनों को सॉल्व करोगे तो ये 0 हो जाएगा कट के, 2V2 बराबर 2V, तो V2 बराबर कितना आ गया V, अगर तुम V2 V डालोगे तो V1 कितना हो जाएगा 0, इसका मतलब आफ्टर कोलिजन बुलेट क्या कर जाएगा, रुक जाएगा, और ये जो पेंडुलम का बॉब है वो चलने लगेगा। तो अब सोचो हो क्या रहा है कि ये आया, इससे टकराया, टकराने के बाद ये रुक जाएगा और ये v वेलोसिटी से चलने लगेगा। अब बताओ इसको पूरे सर्कल कंप्लीट करने के लिए v कितना होना चाहिए, √5GL, ये कितना था 5√10 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है ये, इससे टफ नहीं होगा तुम्हारे लिए, मतलब तुम्हारे लिए मानो कि ये सबसे टफेस्ट लेवल का क्वेश्चन हो गया, इससे टफ नहीं आएगा नेक्स्ट जैसे में, ठीक है। समझ में आया ये, कर लोगे इस टाइप का क्वेश्चन, कंफर्म है। चलो चलो, तो एक लास्ट क्वेश्चन और बताओ मुझे, देखो कंसेप्ट एक ही है फिजिक्स में, बस तुमको विजुअलाइज होना चाहिए चीजें। समझो कि यहां पे एक ब्लॉक है जिसका मास है m, और इसका रेडियस मान लो r, क्लियर है, समझ में आ रहा है यहां तक। अब ये ऐसा समझो, एक एक हेमिस्फीयर का ऐसे बॉल है, कटोरा समझते हो ना, एक कटोरी पे ऐसे ऐसे रखा हुआ है, उसके टॉप पे एक बॉल रख दिया मैं। अब बताओ जैसे उस बॉल को हल्का सा धक्का दिया मैं, जस्ट रिलीज किया, ठीक है, जस्ट रिलीज, तो इनिशियल स्पीड कितना कितना होगा 0, हल्का सा टच करके छोड़ दिया। तो क्या बताओ ये हमेशा इस पाथ को फॉलो करके चलेगा या फिर चलते चलते एक पॉइंट पे छोड़ देगा। सोचो क्या यहाँ पे ऐसे रहेगा हर वक्त, ये ऐसे चलेगा हर वक्त ऐसे चलेगा। अब हमारे पास बॉल है नहीं ना, तुम करके दिखाते रहे, कॉमन सेंस लगाओ, नहीं करेगा, छोड़ ही देगा उसको, हमेशा करेगा ऐसे फॉलो। एक काम करना, घर पे जाना, ऐसा घर घर पे जो बॉल है ना उसको निकालना, और उस पर एक छोटे से ऐसे कांच के कोई बॉल को ऐसे धक्का देकर देखना, थोड़ा देर फॉलो करेगा, उसके बाद छोड़ देगा वो। तुम सोचो कैसे छोड़ेगा, सोचो। क्या इसको यहां पे कोई बांध के रख रहा है क्या, नहीं, रस्सी में, इधर देखो थ्रेड में क्या हो रहा था, इस वाले केस में ये क्यों नहीं छोड़ रहा था, क्योंकि हमेशा इसके साथ बंधा हुआ था, तो इसलिए इसको हमेशा ये सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा था। बट सोचो कि ये जैसे जैसे नीचे आएगा क्या स्पीड बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, तो स्पीड बढ़ेगा तो मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ेगा। अरे सेंट्रीपिटल फोर्स एफसी क्या होता है, mv² m कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, जैसे जैसे नीचे आएगा v क्या होगा, बढ़ेगा, तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ेगा। बट यहाँ पे कोई सब कुछ देने वाला तो कांस्टेंट ही है, कुछ है यहाँ पे एक्स्ट्रा जो इसको देगा, कोई ऐसा कोई रस्सी से, ऐसा थोड़ी मैं इसको रस्सी से बांध के रखा हूँ, इसको टेंशन हमेशा देगा, नहीं देगा, एक पॉइंट पे ऐसा आएगा कितना बढ़ेगा तो इसको छोड़ देगा। तो तुमको ये बताना है कि वो कौन सा एंगल होगा जब इसको ये लिप कर देगा, लगेगा, नो डाउट लगेगा। देखो इधर देखो, मान लो कि यहां पे छोड़ दिया, इसके बाद होगा क्या कि इसका वेलोसिटी इधर, तो डायरेक्ट इधर निकल जाएगा, ठीक है, तो तुमको ये थीटा बताना कितना होगा, बताओ कब छोड़ेगा। अच्छा वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स 0 होगा, अच्छा जब वो छोड़ेगा क्या 0 होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स या नॉर्मल, क्योंकि कांटेक्ट छोड़ दिया ना,
देखो मैं कर देता हूं, समझ में आ रहा तुम का चेहरा देख के मुझे। मान लो कि यहां पे छोड़ दिया वो, ठीक है। तुम यहां पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। यहां पे फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, नीचे mg और ऊपर नॉर्मल, यही होगा ना। चलो यहां पे x से y एक्सेस बनाता हूं मैं, वाइट ग्रीन लाइन से। इसको मान लेता हूं x एक्सिस और इसको मान लेता हूं y एक्स, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो बताओ ये एंगल कितना होगा, बताओ कितना होगा ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा होगा। अब बताओ इधर देखो, इधर देखो, इधर ये नीचे में क्या लग रहा था, mg, क्या लगा नीचे, mg, और ये क्या लगा, नॉर्मल। और फिलहाल इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी किधर है, इधर। क्या यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगा, नहीं, वेलोसिटी तो हमेशा बढ़ रहा है, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी v लिख लेता हूं। अब बताओ अगर मैं यहाँ पे इसको ब्रेक करूं, ये थीटा तो ये भी कितना, थीटा। अगर ये mg तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, mg sin थीटा। बताओ इसको सर्कल में कौन घुमा रहा है, F नेट बराबर m इंटू ए। बताओ नेट फोर्स कितना हो जाएगा, mg, क्या हो जाएगा, mg cos थीटा माइनस नॉर्मल बराबर mv स्क्वायर बाई आर, लिख सकता हूं क्या। देखो यहां पे इस सर्कल में घूम रहा है ये, नीचे में क्या है, mg cos थीटा, ऊपर में क्या है, नॉर्मल, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, mg cos थीटा माइनस नॉर्मल। और नेट फोर्स किसके बराबर होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब mv स्क्वायर बाई आर। क्लियर है यहां तक। अब छोड़ो, जस्ट लीव, जब ये इसको छोड़ेगा उस वक्त नॉर्मल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जीरो। तो छोड़, बताओ क्या इक्वेशन हो जाएगा, mg cos थीटा बराबर m v स्क्वायर बाई आर, यही होगा ना। तो क्या कैंसिल हो रहा है, देखो m से m कैंसिल हो गया, तो वेलोसिटी बराबर क्या आ जाएगा, रूट अंडर जी आर कॉस थीटा। अच्छा एक काम और करो, तुमको थीटा निकालना है ना, तो कॉस थीटा में ही छोड़ दो, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर जी। क्या ये पहला इक्वेशन निकल गया। तुम्हें क्या निकालना, वेलोसिटी या कॉस थीटा, थीटा निकालना है ना। चलो इसका मतलब तुमको एक वेलोसिटी का इक्वेशन चाहिए होगा। अब बता वेलोसिटी का इक्वेशन कहां से आता है, कंजर्वेशन ऑफ या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही होगा ना। यहां पे कौन कौन सा फोर्स है, एक हो गया नॉर्मल और एक हो गया ग्रेविटी। और चेंज इन काइनेटिक क्या हो जाएगा, हाफ m v स्क्वायर माइनस जीरो, क्योंकि इनिशियल कितना था, जीरो। अब बता नॉर्मल का वर्क कितना होगा, जीरो, क्योंकि देखो नॉर्मल ऊपर और डिस्प्लेसमेंट हमेशा इधर हो रहा है, तो एंगल कितना होता है वहां पे 90, तो ये पूरा पार्ट कितना हो जाएगा, जीरो, प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया यहां तक। तो मतलब मुझे निकालना क्या होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब देखो वर्क डन बाय ग्रेविटी निकलेगा कैसे, इधर देखो, अगर ये आर है और ये थीटा कौन सा लिया था मैं, ये लिया था, तो ग्रेविटी यहां पे कितना लग रहा था, नीचे में क्या mg, यहां पे भी कितना लग रहा है mg, तो ये कितना हाइट आया, यही हाइट आया ना। अगर ये हाइट मुझे मिल जाए तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा, mgh। क्या मैं ये h हाइट नहीं निकाल सकता हूं, देखो कैसे निकलेगा, ये r है, ये थीटा है, तुम बताओ मुझे इस वाले पूरे में ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा। ट्रायंगल में देखो ये r पता है तुमको और ये निकालना है, तो बेस और इसमें किसका रिलेशन होता है, कॉस का, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, चलो इसको थोड़ी देर के लिए y मान लेता हूं, क्या हो जाएगा y बाई आर, तो y बराबर कितना हो जाएगा, r cos थीटा। तुमको क्या चाहिए, h, यही चाहिए ना h,
तो बता H बराबर क्या लिख सकता हूं, R माइनस वाई, क्योंकि ये भी क्या है, R ही है ना, और ये क्या है Y, तो R माइनस वाई कितना आया है, R cos थीटा, तो R कॉमन निकालो, क्या बच जाएगा 1 माइनस cos थीटा। क्या H का वैल्यू आ गया, क्या आया R इंटू 1 माइनस cos थीटा। तो बताओ वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या हो जाएगा, mgh, मतलब mg, और ये क्या हो जाएगा R 1 माइनस cos थीटा। क्लियर है। अब वर्क डन बाई ग्रेविटी को यहां पे यूज कर लेता हूं, क्या हो जाएगा mg r 1 माइनस कॉस थीटा बराबर में हाफ m v स्क्वायर, वी स्क्वायर का यहां से वैल्यू डालो, क्या आएगा r g कॉस थीटा। अब देखो कुछ तो कुछ कैंसिल हो रहा होगा, m g r, m g r, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या निकल जाएगा 2 1 माइनस कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा, यही होगा ना। चलो इसको देखो अब इधर, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा 3 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2/3, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 2/। ये पता है ये बहुत टफ हो गया होगा तुम लोग के लिए, बट इसको घर पे जाकर करना। बैंकिंग और क्लोज कर देते हैं, कोई स्टिंग नहीं थी बट फिर भी एनएसआईटी का लग रहा था, हाँ यहाँ पे भी टिल्डा, यहाँ पे भी एनएसआईटी का लगेगा। देखो यहाँ पे तुम देखो हो क्या आ रहा है, इधर देखो जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है ना वेलोसिटी बढ़ रहा है, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखो एन ऊपर और mg तो कांस्टेंट है, mg कांस्टेंट, ठीक है, तो क्या लग जाएगा mg cos थीटा माइनस n, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बना mg cos थीटा माइनस m बराबर mv स्क्वायर बाई r। बट प्रॉब्लम क्या है कि जैसे जैसे नीचे आएगा वेलोसिटी बढ़ता जाएगा और इसको कोई पकड़ के रखने वाला नहीं है, तो एक पॉइंट पे क्या कर देगा, इसको छोड़ देगा वो। सोचो मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं, ठीक है, ऐसे घुमा रहा हूं, इसको फिलहाल पकड़ के कौन रखा है, ये रस्सी। जैसे ये यहां पे आया और मान लो ये रस्सी है ही नहीं, क्या ये सर्कल में जाएगा या सीधा निकल जाएगा, यही बात यहां पे हो रहा है, यहां पे वो सीधा निकल जाएगा, इसको घुमाने वाला कोई है ही नहीं। क्लियर है, कॉपी करो इसको फटाफट। इसका रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना कि किसी भी हेमिस्फेरिकल बॉल पे अगर किसी कोई भी मास है, सोचो क्या मास पे डिपेंड कर रहा है एंगल, नहीं, एंगल क्या आया थीटा बराबर कॉस इनवर्स 2/3, चाहे तुम 10 kg मास रखो चाहे 20 kg मास रखो उसी एंगल पे छोड़ देगा वो। कौन सा एंगल होगा, कॉस इनवर्स 2/3। इसको लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, उसके बाद क्लास इन करते हैं। यहां पे हो गया, चलो इधर एक ऐसा ट्रैक है, ठीक है, यहाँ पे कोई साइकिल चला रहा है ऐसा, अरे एक ऐसा ट्रैक है जिगजैग, तुम लोग खेला होगा ना गेम, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है, तुम लोग ऐसे घबरा क्यों रहो, ये सर्कुलर आर्क है और इस सर्कुलर आर्क का क्या है रेडियस, ये ऊपर वाला सर्कुलर आर्क है और ये इसका क्या है रेडियस। क्लियर है। अच्छा यहां पे ये जो रेडियस है 100 मीटर का है, कितना है 100 मीटर, और इसका जो मास है m वो दिया, वो भी तुम्हारा 100 kg है, ठीक है। और ये वेलोसिटी से चल रहा है, जिस वेलोसिटी से चल रहा है वो है तुम्हारा 18 किलोमीटर पर आवर। अच्छा और ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब हर जगह पे, यहां पे भी ये वेलोसिटी कितना 18, यहां पे भी कितना आ जाएगा 18 ही रहेगा। तो बताओ ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, तो ए पे इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा ऊपर, तो तुमको बताना वो नॉर्मल कितना होगा, इजी है। फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन एट ए एंड बी, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन एट ए एंड बी। आ गया,
सिंपल है, सर्कुलर इक्वेशन का सर्कुलर मोशन का इक्वेशन लिखो और सॉल्व कर दो। अगर ए पॉइंट पे देखो तो नीचे क्या लगेगा, एम इंटू जी, और ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल। बताओ कौन ज्यादा होगा, नॉर्मल या एम जी? बताओ कौन ज्यादा होगा, एम जी। क्या लिखोगे फोर्स इक्वेशन, एम जी माइनस एन इंटू ए बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर। एम जी दिया हुआ है, एम दिया हुआ, वेलोसिटी दिया हुआ, आर दिया हुआ, निकालना क्या है, एन ए। बताओ क्या होगा, एन ए और एन बी दोनों का वैल्यू बताओ कितना आया। 975 है, एन ए सही है। एन बी बताओ। अच्छा एन ए ज्यादा होगा या एन बी, सोच के बताओ कौन ज्यादा होगा, एन बी। हाँ बताओ कितना आ रहा है। हाँ हम्म, 1250 हो गया ये, कर लोगे ना। चलो आज वैसे बहुत ज्यादा पढ़ लिए तुम लोग। अब मैं तुम जो रोटेशन रोटेशन करते हो ना, ये नहीं पढ़ोगे तो रोटेशन समझ में नहीं आएगा। सोचो रोटेशन में स्फीयर घूमेगा, अभी तक तो बॉल, हाँ, और वो घूमेगा भी और चलेगा भी, तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो गया।